सो बेसिकली कल की क्लास में हम लोगों ने जस्ट मिनट कल की क्लास में हम लोगों ने एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आपको एवोल्यूशंस के बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए गए थे। राइट, जैसे कि आपको माइक्रो, मेगा, मैक्रो, पैरेलल, को और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एवोल्यूशंस के बारे में क्या किया गया, पढ़ाया गया। ओके, सो एवोल्यूशंस को, और उससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में उसमें बताया गया कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपके पूरे इस यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, किस तरीके से फिर अर्थ का, सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, और जिसमें आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर अर्थ पे फर्स्ट टाइम पे लाइफ कैसे आई। लाइफ को बताने के लिए जो थ्योरी दी गई, उन थ्योरीज में बहुत सारे ऐसे थे जो कि गलत साबित हुए। लास्ट में आपको पेरिंगस थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो कि आपको सही प्रूफ देता है कि इस तरीके से ही आपके लाइफ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने एवोल्यूशन की तरफ देखा था, एवोल्यूशंस को पढ़ा था। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग स्पेसिएशंस मीन्स स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डील करेंगे, और यहाँ से आपके CSIR में क्वेश्चंस बनते हैं, और किस तरह से बनेंगे ये अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कल की क्लास में बताया था टेक्सा के बारे में, जहाँ पर आपको समझाया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में, जिसे आप टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जब भी किसी ऑर्गेन्स को क्लासीफाई किया जाता है तो कुछ वहाँ पे रैंक होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फाइलम है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये सभी एक एक लेवल जो होते हैं, इसके लिए एक टेक्सा को या एक रैंक को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीसीज इस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में, मतलब रैंक में सबसे लोएस्ट लेवल पर आने वाला क्या है, टर्म है या टेक्सा है। राइट, आप स्पीसीज को डिफाइन सिंपल भाषा में करते हैं कि दो ऐसे मेंबर्स जो कि आपस में ब्रीडिंग कर सकें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें, मतलब आप वहाँ पे सेक्सुअल आइसोलेशन ना हो, एक दूसरे से ब्रीडिंग करने की कैपेसिटी अगर रखते हैं, तो उनको बेसिकली आप बोलते हैं स्पीसीज, नॉर्मल भाषा में। राइट, कि स्पीसीज के मेंबर की पहचान यही होती है कि अगर सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे तो उनके बीच में ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है। दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोडक्शन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिबल आइसोलेटेड होते हैं, मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शन की जो फेनोमिना है वो दो अलग अलग स्पीसीज की वैरायटी ऑफ एनिमल्स में या ऑर्गन में नहीं हो सकता है। तो स्पीसीज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में ब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल हों और ब्रीडिंग उनमें हो सकती है, उनको सिंपल भाषा में हम स्पीसीज के नाम से जानते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो स्पीसीज को यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली तीन कैटेगरी में स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को डिवाइड किया जाता है। पहला तो आपका मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपको बताया जाता है कि ये ऐसे ऑर्गेनियम्स का या इंडिविजुअल्स का असेंबलीज होता है, मीन्स ग्रुपिंग होती है, जो कि मार्फोलॉजिकली कॉमन फीचर्स शो करते हैं, लेकिन सेपरेट होते हैं दूसरे अदर काइंड के स्पीसीज से। So assemblage of individuals with morphological common features and separable from the others means other जो स्पीसीज के मेंबर्स हों उनसे क्या हो, उनका फीचर्स अलग हो, और सेम काइंड के जो स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं उनका असेंबली एक ग्रुप अगर बन जाए तो उसको आप बोलते हैं दैट इज अ मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बात करें तो जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट की मार्फोलॉजी में आपको फीचर्स क्या क्या दिखाई देते हैं, उनके लीव्स की शेप दिखाई देते हैं, मतलब लीफ का जो साइज या पैनल, उनमें जो वेरिएशंस होता है वो देखने को मिलती है, स्टेम दिखाई देती है, फ्लावर्स के कलर दिखाई देते हैं, फ्लावर्स का पोजिशन दिखाई देता है। राइट, ये सारी चीज़ रहती है। तो ऐसे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे दो या दो से ज़्यादा प्लांट के ग्रुप को मतलब प्लांट के ऑर्गेन्स को क्या क्या ग्रुपिंग किया जाए जिनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हो, लेकिन वो सिमिलरिटीज़ ऐसा हो कि बाकी दोनों से क्या हो, डिफर, मतलब और किसी से कॉमन मैच ना कर रही हो, उसको हम लोग मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंपली फिनोटिपिकली कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर के बेसिस पे जब सेम काइंड के कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेन्स का क्या किया जाए, ग्रुपिंग किया जाए, और वो प्रॉपर्टी बाकी दूसरे ग्रुप के लोगों से क्या हो, डिफर हो, तो उसको आप मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शंस होने की, कि अगर दो कोई ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है और रिप्रोडक्शंस कर सकता है, रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनको हम बायोलॉजिकल टर्म में उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो स्पीसीज आर सेक्सुअली इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि आपस में सेक्सुअली इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शंस में हो सकता है, उनको आप स्पीसीज के नाम से जानते हैं। नॉर्मली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर स्पीसीज बाय द रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, ये टर्म आप लोगों के एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन से क्या आप समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है?
तो इसका मतलब जो लिटरली होता है वो यही होता है कि 2 ऑर्गेनिज़्म अगर जिनमें आपस में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स वो अलग-अलग स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको आप रिप्रोडक्शन आइसोलेशन के नाम से बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 2 स्पीशीज़ है, दैट इज़ ए एंड बी है, और ये आपस में दोनों में इंटरब्रीडिंग आपकी नहीं हो सकती है, राइट? तो ये बेसिकली आपस में क्या कहलाएँगे, दैट इज़ द रिप्रोडक्शंस आइसोलेटेड स्पीशीज़ कहलाएँगे। मतलब इनमें रिप्रोडक्शंस कॉमन नहीं है, ये आइसोलेटेड है, मीन्स अलग-अलग हैं। इनका रिप्रोडक्शन किसी दूसरे से होगा, इनका रिप्रोडक्शन किसी दूसरे से होगा। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट में आपका यही है कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनको आप बोलते हैं दैट इज़ द बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। और नॉर्मली ये बाकी दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनसे क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब उनके आप दूसरे वाले ग्रुप के मेंबर से रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखा दिया। नेक्स्ट, अब बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में 3 कैटेगरी फर्दर आती है, और इन तीनों कैटेगरी को डिफाइन किया जाता है। सिबलिंग स्पीशीज़, ये आप इनको कैसे बताएंगे कि ये कौन होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब कि ऐसे स्पीशीज़ या ऐसे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को आप बोल सकते हैं जिनमें मॉर्फोलॉजी क्या हो, तो उनकी सिमिलर हो लेकिन उनमें रिप्रोडक्शंस पॉसिबल ना हो, मतलब रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप सिबलिंग स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं, कि 2 ऐसे स्पीशीज़ जिनका मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर हो, लेकिन उन दोनों में आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है, वो आइसोलेटेड होते हैं, उनको आप सिबलिंग स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीटाइपिक स्पीशीज, मार्फोलॉजिकली एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, मतलब उन पे मार्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे और जियोग्राफिकल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जियोग्राफिकल का मतलब यही है कि सपोज कीजिए कि एक आपका कहीं मान लीजिए आपके ऐसे पहाड़ पे हाइट पर है, और एक दूसरा आपका कहाँ पे है, ऐसे नदी में, मीन्स रिवर वुवर में है कहीं पे, तो ये इनका जियोग्राफिकल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग है। या मान लीजिए एक कोई हाई टेम्परेचर वाले रीजन पर रह रहा है और एक कोई बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर वाले रीजन पर रह रहा है, तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन होगा। तो मतलब कि इनका जो जियोग्राफिकल भी है वो भी सिमिलर होंगे, मतलब इनका कंडीशंस अलग अलग होगा। एक कोई अगर हाइट पे है तो एक कोई डेप्थ में होगा, एक कोई अगर वार्म पे है तो एक कोई कोल्ड पे होगा, ऐसा होगा। मार्फोलॉजी भी इनका क्या होगा, डिफरेंट होगी। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉलीटाइपिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका सिंपैट्रिक स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स हु अकर्स टुगेदर एटलीस्ट वन सम इन सम प्लेसेस, मतलब कि 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज कीजिए कि एक ही ये पूरी कम्युनिटी थी, और इस कम्युनिटी से यहाँ पे क्या बना, 2 आपके कम्युनिटी बन गए, और इस कम्युनिटी में आपके ऑर्गेनिजम्स रहना शुरू कर दिए। ये अलग अलग आपकी स्पीसीज हो गई। अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद भी सम पॉइंट्स, मीन्स कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, साथ साथ में रहेंगे, मीन्स कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेंगे या कॉमन चीज़ को शेयर करेंगे, और उसको आप सिम्पैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो ऐसे 2 ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनका एंसेस्टर कोई एक ही हो, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो जियोग्राफिकल कंडीशंस रही हो, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशंस रही हो, चाहे वो नीड रही हो, उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो गए। 2 अलग अलग डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बना लिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक प्लेस पे वो लोग क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मतलब साथ साथ में है, तो उसको आप बेसिकली सिम्पैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो फिगर मैंने आपको भी बना के दिखाया है, ये वाला, ये आपका फिगर पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट इज़ द सिम्पैट्रिक को, कि ये पूरा आपका मान लीजिए इंडिविजुअल्स थे, और मतलब पॉपुलेशन था, और इनका डिवीज़न हुआ। ये डिवीज़न होने के पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे जियोग्राफिकल डिवीज़न हो, एनवायरमेंटल फैक्टर हो, या और भी कुछ कंडीशंस हो, माइग्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से 2 अलग अलग कंडीशंस में जाकर के ग्रो करना शुरू किए, 2 अलग अलग स्पीसीज बन गई। लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट पे, मतलब कहीं एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अलग मतलब मीट कर रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसे स्पीसीज को आप सिम्पैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो सिबलिंग, पॉलीटाइपिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीसीज बेसिकली क्या हैं, और इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे समझा दिया गया। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। An initially interbreeding populations that split into 2 or more distinct species sharing a common range. Such species may be product of the reproductions isolated. आपको यही बताया गया जो मैंने फिगर आपको बना के दिखाया, कि इनिशियली ये आपस में क्या कर सकते थे, इंटरब्रीडिंग कर सकते थे, मतलब कि ये एक ही ग्रुप थे, लेकिन ये क्या हो गए, स्प्लिट आउट हो गए, इनमें 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स में। इसके बावजूद भी इनमें कुछ ऐसा पॉइंट है या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे कॉमन शेयर करते हैं, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलेंगे, दैट इज़ द सिम्पैट्रिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा जो हो रहा है बनना, उसके पीछे रीजन बेसिकली ये हो सकता है रिप्रोडक्शन आइसोलेशंस का, कि अब जब ये 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स आपके बना लेंगे, तो शायद हो सकता है कि इनमें
रिप्रोडक्शंस का मतलब इंटरब्रीडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाए, मीन्स इंटरब्रीडिंग अब ना कर पाएँ, क्योंकि टोटली अब वो 2 अलग ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ बन चुके या ग्रुप ऑफ मेंबर्स बन चुके हैं। तो इसके लिए रीज़न आपका मे बी प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस आइसोलेशंस भी हो सकता है। पॉपुलेशंस आर नॉट जियोग्राफिकली सेपरेटेड, ये जो पॉपुलेशंस होती हैं इनका जियोग्राफिकल सेपरेशन से नहीं होता, मतलब कि जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट नहीं होते हैं। ये एक ही टाइप के जोन में या एक ही टाइप के एरिया में क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें जो होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो पॉपुलेशन जो होते हैं वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन से बन करके आता है इसके लिए। सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, वहाँ पे ऐसे कुछ टर्म्स आपको दिए रहेंगे और ये वाले वर्ड्स पे आपको नॉट लगा करके या सिर्फ लगा करके देगा कि जियोग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये वाला फिगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि जियोग्राफिकल सेपरेशन यहाँ पे नहीं होता, ये साथ साथ में रह रहे हैं, कॉमन चीज़ें हैं। तो जितने भी सिम्पैट्रिक स्पीसीज़ के का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप बताते हैं कि जियोग्राफिकली ये सेपरेटेड नहीं होते हैं। और अकर्स थ्रू द पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये जेनेटिक्स का टर्म्स है। नॉर्मली आपके जो सेल्स में जो जीनोम होता है उनको डिफाइन करने के लिए आप यूप्लॉइडी का क्या करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं। यूप्लॉइडी का मतलब होता है ट्रू क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म दिया जाता है उसको बोलते हैं आप यूप्लॉइडी। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उसको आप 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें आप बोलते हैं दैट इज़ द एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, राइट। तो ये दोनों एबनॉर्मलिटीज़ हैं, मतलब कि जहाँ पे प्रॉपर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो ना होकर के अबनॉर्मल हो जाए। अब अबनॉर्मल आपको किस तरीके से हो सकता है किसी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाए, आपका बढ़ जाए। हो सकता है कोई एक सेट की एक क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, बढ़ जाए, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है ट्राइसोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये इनका मतलब ये सिम्पैट्रिक स्पीसीज का जो फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है वो उसके पीछे रीजन क्या है, पॉलीप्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि ये कॉमन पहले एंसेस्टर था और इनमें सही तरीके से रिप्रोडक्शंस के टाइम पे जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है वो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन सही तरीके से ना हो पाए तो उसे क्या बोलते हैं आप, एक टर्म दिया था नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन नाम सुना है? सुना हो? हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपका क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीज़न हो करके सेग्रीगेशन होने लगता है, तो अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से ना हो, मतलब कि सेट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट ना होकर के एक में चला जाता है, तो उसको आप बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो ये पॉलीप्लॉइडी या एनोप्लॉइडी बनने के पीछे का जो रीज़न है, वो बेसिकली यही है। ये कभी-कभी आपसे पूछा जाता है। अब हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये भी सवाल बन कर के आया है कि सिम्पैट्रिक बनने के लिए जो टर्म है या जो उसके पीछे का लॉजिक है, वो क्या है? तो नॉन डिसजंक्शन बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाला वो फिनोमेना है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स का जो आपका प्लॉइडी है, मतलब जो उसका जीनोम है, उस जीनोम का सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन प्रॉपर ना होकर के मिस हो जाता है। तो हो सकता है कि कहीं पे डबल चला जाए, कहीं पे वैकेंट हो जाए, तो जिसकी वजह से उनका जो जीनोम था वो चेंज हो गया। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम अगर चेंज हो जाएगा तो बेसिकली उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वो एक तरीके का नया स्पीसीज क्या करेंगे, बना लेंगे। तो यही आपको बताया जा रहा है, सॉरी, यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये कॉमन एंसेस्टर से इनिशिएट हुए थे, मतलब ये पहले एक जैसे हुआ करते थे क्योंकि इनमें क्या है, रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन बाद में चल कर के ये स्प्लिट आउट हुए और स्प्लिट आउट होकर के दो या दो से ज़्यादा अलग स्पीसीज में क्या हुए, डिवाइड हो गए। उनमें कुछ प्रॉपर्टी तो सेम थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, अलग स्पीसीज बन गई है। तो अलग स्पीसीज बनने का मतलब ये हुआ कि उनमें सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। और प्रॉपर्टी अलग क्यों हुआ, क्योंकि उनका जो क्रोमोसोम का सेट था मीन्स प्लॉइडी था, अब वो बेसिकली यूप्लॉइडी के कंपेरिजन्स के अलावा आपका पॉलीप्लॉइडी हो चुका है। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब एबनॉर्मल कंडीशन बताता है। हुँ। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज़्म में जो क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं, क्योंकि वो उनके जीनोम की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जीनोम को स्टेबल बना करके रखना चाहता है और उसकी स्टेबिलिटी ही उसके एग्जिस्टेंस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अगर उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई तो वो अपने आप की मतलब अपनी उसकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस कर देता है। अगर उसकी आइडेंटिटी अगर लॉस होती है तो उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा।
So that is why each and every kind of organism wants to make their genome stable and try to always rectify all the mirror or misfolding in the DNA sequencing or DNA base pairing हमेशा। इसीलिए आपके सभी ऑर्गेनिम्स में इतनी जो स्ट्रांग प्रूफ रीडिंग सिस्टम पाई जाती है वो इसीलिए पाई जाती है ताकि वो अपने जीनोम को स्टेबल बना करके रख सकें। कितने लेवल की प्रूफ रीडिंग होती है आप सब लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और अभी आप आगे पढ़ेंगे भी तो आपको जान के लगेगा कि हाँ इतना मतलब ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाली काम होती है। आपको वैल्यू दिया जाता है कि लगभग 10⁴ टू 10⁶ बेस पेयर पर एरर की बात की जाती है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज अगर आपका इतना बेस पेयर अगर आपका रेप्लिकेट करता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बनती है, श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी बनती है कि एक कोई बेस पेयर क्या करेगा वो गलत पेयर कर सकता है। मतलब ए से जहाँ टी हो रहा है, जी से जहाँ सी हो रहा है, ऐसे ये एक 10⁴ से लेकर के 10⁶ तक मतलब 10 लाख तक अगर आपका बेस पेयर ये बनाता है तो उस 10 लाख बेस पेयर में रेप्लिकेशन के टाइम पे एक बेस पेयर के गलत होने के चांसेस वो रखता है। इतना ज़्यादा हाईली एक्यूरेट है, मतलब फाइडेलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए कितना ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम आपकी बॉडी में चलता है कि इतना बेस पेयर अगर वो बना रहा है तो उसमें शायद एक कोई गलती से हो सकता है कि उससे मिस पेयरिंग हो जाए। और तो पहला तो आपका प्रूफ रीडिंग इसे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ही हो जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये पॉलीमरेज ने गलती मान ली अगर कर भी दिया तो आपकी बॉडी में इतने सारे रिपेयर सिस्टम पड़े हुए हैं कि फिर कहीं जाने नहीं देगा वो। एक गलती से भी कहीं से अगर बेस पेयर अगर आपका मिस अगर हो गया तो तुरंत का तुरंत सिग्नल क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और रिपेयर सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले सारे सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि भैया कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, सायरन बजना शुरू हो जाता है रेड वाला। और फिर वो उसको तुरंत का तुरंत क्या करते हैं, वहीं से क्लिक करके निकाल के हटा देते हैं। तो जीनोम की स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब प्राइम ड्यूटी हो जाती है किसी भी सेल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसकी स्टेबिलिटी को बना कर रखना, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर उनकी आइडेंटिटी पूरी लॉस हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है। तो दैट इज़ वाई वो चाहते हैं बना करके रखना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये एनोप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी अगर होता है तो वो उनके स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, जो कि उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। ठीक है उन्नीत। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सिम्पेट्रिक स्पीसीज के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट और भी लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और ऑप्शंस में वहाँ पे आते हैं। ये रेयर फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन होता है जो कि रियरली मतलब प्लांट में आपको पाए जाने की बात होती, मीन्स मिलता है, ये तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देता है। और रिड्यूसिंग जीन फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है या जीन फ्लो जो की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्या कोई आप में से जितने लोग भी यहाँ पे हैं जीन फ्लो क्या है कोई बता सकता है? जीन फ्लो या जीन पूल के बारे में कोई बता सकता है? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं CSIR का। वेरी गुड। और जीन जीन फ्लो क्या है? वेरी गुड। हाँ, फ्लो का मतलब होता है ट्रांसफर होना, मतलब कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाना। हाँ, काफ़ी हद तक सही है आपका कॉन्सेप्ट। और मतलब उसी सेंस में हम लोग यहाँ पे बात भी करने वाले हैं। तो जीन फ्लो का मतलब यही हुआ कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, है ना? जैसे जो भी हम लोग फिनोमेना पढ़ते हैं जहाँ पर दो अगर आपके चाहे क्रोमोसोम्स हैं, चाहे दो आपके ऑर्गेन्स अगर आपके मीट करते हैं तो उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और उसको उसकी वजह से जो जीन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको आप जीन फ्लो के नाम से जानते हैं। इस केस में जो जीन फ्लो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कम होती है। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता हुआ कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जो स्पीसीज आपके बने हुए में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती है। और दूसरा आपका है जेनेटिक डाइवर्जेंस, कि मतलब ये कि उनमें चूँकि अब
पॉलीप्लॉइडी बन चुका है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो क्या होता है, डिफर हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज जेनेटिक डाइवर्जेंस। ये पीछे से लेकर के अभी आगे के 3 पॉइंट तक ये चारों आपके ऑप्शंस में आते हैं। नंबर पहला कि ये आपके क्या है, पॉपुलेशन जो होते हैं वो जेनेटिकली जियोग्राफिकली क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, मतलब नॉट सेपरेटेड जियोग्राफिकली, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉलीप्लॉइडी के थ्रू होता है। तीसरा इनका पाया जाना बहुत रेयर होता है। चौथा इनमें जीन फ्लो जो होती है वो बहुत ही कम होती है और जेनेटिक डाइवर्जेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं कि ये सारी इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका फिगर आप हमेशा याद रखिएगा कि एक आपका मान लीजिए ये एरिया है जहाँ पे पाए जाने वाली स्पीसीज जो थी वो आपस में क्या कर रही थी, इंटरब्रीड कर रही थी। किसी कारणवश इनमें क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ, ये दो एरिया में बट गए, मीन्स दो स्पीसीज में बट गए। बटने के बावजूद भी इनमें कुछ एक ऐसा कॉमन चीज़ है जो कि दोनों को आपस में क्या कराता है, मीट कराता है। तो ये वाला फिगर आप याद रखिएगा। फिगर बना करके भी CSIR के एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा फिगर किस टाइप के फिनोमिना को शो करता है। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई पॉपुलेशन ए था तो यहाँ पे आपका दो बन जाएगा, दैट इज पॉपुलेशन ए एंड बी। और पॉपुलेशन ए एंड बी में आपका यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है कि एक पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब वो आपका प्रॉपर्टी या वो आपका एरिया क्या है, कॉमन वाला है। ओके। सो सिम्पैट्रिक का स्पीसीज के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज द एलोपैट्रिक स्पीसीज के बारे में कि एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है। ओके। So speciations occurs when the populations become separated by the geographically barriers like mountains and rivers. So पहला ही पॉइंट आपको सिम्पैट्रिक को एलोपैट्रिक से क्या करता है, डिफर बनाता है। CSIR 2019 सॉरी 2019 के दिसंबर में ये सवाल पूछा गया। ठीक है। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक का डेफिनेशन देकर के डिफर करने के लिए तो आप याद रखिएगा, सिम्पैट्रिक है और दूसरा आपका है एलो। यहाँ पे जियोग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं और वहाँ पे जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं। राइट, यही सबसे मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे स्पीसीज या ऐसे स्पीसीज के बनने का प्रोसेस जहाँ पर जो पॉपुलेशंस है वो बेसिकली क्या हो, सेपरेट हो जाए जियोग्राफिकल बैरियर से। लाइक है जैसे मान लीजिए आपका दो स्पीसीज है, कम्युनिटी है, बीच में क्या आ जाए, आपका पहाड़ आ जाए, ये दोनों आपस में क्या है, सेपरेट हो गए। ये दोनों कम्युनिटी थी, बीच में आपका क्या आ जाए, नदी आ जाए, तो नदी की वजह से ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मतलब पहले ये सपोज कीजिए कि पॉपुलेशंस पहले एक जगह पर रहती थी, लेकिन किसी भी कारण से यहाँ बीच में कुछ भी हुआ जिसकी वजह से दरार मतलब अलग हो गए, और बीच में अलग होने के बाद यहाँ पे क्या बना, नदी बन गया, और आपका स्पीसीज ए इधर आ गया, ये आपका बी इधर आ गया, तो ये जियोग्राफिकली क्या होंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे टाइप के कंडीशन से बनने वाले जो आपके स्पीसीज होते हैं उनको आप एलिफैटिक स्पीसीज के नाम से जानते हैं। द चांस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन दीज पॉपुलेशंस इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। इन दोनों ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स में जो इंटरब्रीडिंग होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं, मीन्स ना के बराबर होते हैं। उन पे कोई भी चांस नहीं बनता है कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन दोनों में हो सके। Each population acquires mutations by natural selections to adapt the new environmental conditions या to adopt the new environment। सभी दोनों जो आपके ग्रुप ऑफ स्पीसीज हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो म्यूटेशंस को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं बाय द नेचुरल सिलेक्शंस। मीन्स नेचर में आने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, अल्ट्रेशंस होते हैं, जिनको कि आप क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं। और ऐसा करके वो अपने आप को उस करंट टाइम के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ढालने क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक कोई पेरेंट्स जो कि यूपी में रहते हैं और उस पेरेंट्स को दो बच्चे हुए। दोनों बच्चे होने के बाद मान लीजिए कि सम टाइम्स मतलब स्टार्टिंग पे जब ये बच्चे लगभग 1 साल के अंदर में थे तभी उनमें से फादर की जो अपॉइंटमेंट है वो मान लीजिए कहाँ पे हो गई, कश्मीर में हो गई। और मदर की जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली मान लीजिए कहाँ पे हो जाए, कर्नाटका में हो जाए। एंड आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो क्या ये दोनों जो बच्चे होंगे, मतलब एक बच्चा जो यहाँ पे कश्मीर में रह रहा है, एक बच्चा जो कर्नाटका में रह रहा है, क्या इन दोनों बच्चों में आपको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी? जब ये 1 साल के नहीं थे तभी इनका इस तरीके से माइग्रेशन डिवीजन हो गया? नो।
मतलब आप ये पाएँगे कि सेम फादर और मदर जो कि एक ही जगह पे रहते थे और उनको दोनों का जेनेटिक भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक ही जैसा था। लेकिन चूँकि बॉर्न होने के बाद ये इनका ज्योग्राफिकल क्या हुआ सेपरेशन हो गया। एक बंदा चला गया जो कि बहुत ज़्यादा हाइली कोल्ड कंडीशन में है और एक बंदा चला गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट हॉट कंडीशंस है। अब इन दोनों की बॉडी में जो जेनेटिक मेकअप होगा, जो जेनेटिक चेंजेज़ आएँगे वो ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ वाला जो बंदा होगा, लड़का होगा, वो चूँकि यहाँ पे बहुत कोल्ड कंडीशंस है, तो वो उसके हिसाब से उसकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी और वैसे प्रोटीन्स का मतलब जीन का एक्सप्रेशंस होगा जो कि कोल्ड के लिए उसको क्या करेगा, सूटेबल बनाएगी। जबकि यहाँ वाला जो इंडिविजुअल्स होगा उसके जीन्स का वो वाला पार्ट ज़्यादा प्रोलिफरेट होगा या ज़्यादा एक्सप्रेस आउट होगा, जिसकी वजह से उसको हॉट से बचने के लिए क्या करे, मिनिमम से मिनिमम चीज़ कंडीशंस को दे सके वो। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि अगर इनकी जीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी या प्रोटीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी तो दोनों में आपको वेरिएशन दिखाई देने को मिलेगा। ऐसे टाइप के डिवीज़न को या ऐसे टाइप के मतलब कि जो सेपरेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, दैट इज़ द एलोपैट्रिक कहलाते हैं। तो एंसेस्टर मतलब इनके पेरेंट्स एक ही थे, इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग में था वो भी आपका एक ही था, लेकिन चूंकि दोनों का डेवलपमेंट वाला जो फेज़ था वो अलग अलग सिचुएशंस में हुआ, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में हुए, तो वहाँ पे म्यूटेशंस होगा और वो म्यूटेशंस उनको उस इन्वायरमेंट में अडाप्ट होने के लिए, नेचुरल सेलेक्शंस के रूल को फॉलो करने के लिए, मीन्स वहाँ की चीज़ों को अपने आप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए होगा और उनको अलग क्या करेगा, बना देता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिखा गया है इस वाले लाइन में कि ईच पॉपुलेशन रिक्वायर म्यूटेशंस बाय नेचुरल सिलेक्शंस टू अडॉप्ट द न्यू एनवायरनमेंट। तो ये इनके लिए क्या था, न्यू एनवायरनमेंट था। यूपी का कंडीशन दोनों के लिए बराबर था, लेकिन अभी ये यहाँ पे हॉट कोल्ड में चले गए, ये हॉट में चला आया। तो इन दोनों को अपने अपने कंडीशन से अडॉप्ट करने के लिए म्यूटेशंस होगा ताकि अपनी चीज़ों को क्या कर सके, मैनेज कर सके। जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू द रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। चूंकि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, मीन अलग अलग कंडीशंस में हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी एकदम टोटली क्या होती है, अलग हो जाती है। और उसकी वजह से बेसिकली उनमें रिप्रोडक्शन आइसोलेशन भी हो जाता है, मतलब कि अब वो नया स्पीसीज ही बन चुका होता है। आप इसको मत समझिएगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन हो पाएगा। बट जियोग्राफिकल जब आइसोलेशन हो जाता है तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के होने की वजह से उनका जो उनकी जो नीड होती है वो भी अलग हो जाती है, उनका जो सर्वाइवल कंडीशन होता है वो भी एकदम टोटली अलग हो जाता है, उनके रहने खाने पीने का तौर तरीका भी अलग हो जाता है, तो वो एक नई स्पीसीज ही बन जाती हैं। और ऐसा हो जाने की वजह से उनमें रिप्रोडक्शंस करना या इंटरब्रीडिंग करना पॉसिबल अब नहीं हो पाता। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड भी हो जाते हैं या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो एलोपैट्रिक में बेसिकली ये दोनों टर्म क्या है, पॉसिबल है। जबकि सिम्पैट्रिक में आपने देखिए क्या पढ़ा था यहाँ पे, पॉपुलेशंस आर नॉट जियोग्राफिकली आइसोलेटेड या सेपरेटेड। तो मतलब ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड नहीं है ना। और यहाँ पे आपको मे बी लिखा गया है कि मे बी द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। तो इस कंडीशंस में अभी कोई भी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको मतलब आप ना ही समझिए। जबकि यहाँ पे आप देखिए ये दोनों बातें स्टेटमेंट साफ साफ लिख दी गई हैं कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी होगा और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होगा एलोपैट्रिक स्पीसीज में। तो सिम्पैट्रिक में और एलोपैट्रिक में काफ़ी कुछ डिफरेंस आपको अभी यहाँ पे दिख गया है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन एंड दिस इज द रेयर फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन। तो इन दोनों का बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंसेस है। ये रेयर फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन होता है जो कि नॉर्मली प्लांट में पाया जाता है, जबकि ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है स्पेसिएशन का, जो कि सभी टाइप की स्पीसीज में मतलब वैराइटीज़ में पाई जाती हैं। तो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक इन दोनों का अगर आपको टेबुलेशन करना हो और इन दोनों के बारे में अगर आपको डिफरेंसेस बताने हो तो बड़े आसानी से अभी आपको बता देना चाहिए। और अगर अब इनको स्टेटमेंट दे करके अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ एलोपैट्रिक के बारे में या सिम्पैट्रिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बता देना चाहिए और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आप लोग उसको बता सकते हैं। अच्छा ओके, आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है कि अभी भी डिले हो रहा है? अच्छा ओके 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 ओके। कल की क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। आज आपको थोड़ा सा कुछ मटेरियल भी यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि कल मैंने देखा था कि सिर्फ ऐसे मैं लिख लिख के पढ़ा रहा था, थोड़ी बोरिंग हो गई और चीज़ें कुछ जानने को नहीं मिली। सो इसके बारे में काफ़ी कुछ कल की क्लास में स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, होमोलॉगस ऑर्गन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस के बारे में। सो डाइवर्जेंट का मतलब हो यही हो जाता है
कि नॉर्मली आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि इसका मीन हो जाता है कि सिमिलर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स होगा, सिमिलर डेवलपमेंट होगा, बट इनका जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा, अलग-अलग होगा। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका कि डेवलपमेंट कॉमन इंसेस्टर से हुआ हो और उनके जो बेसिक पार्ट हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो, आपका सेम हो, लेकिन उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले जो फंक्शंस है वो क्या हो, अलग अलग हो या डिफरेंट फंक्शंस हो, उसको आप डाइवर्जेंट के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज़ कि आपका ये एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ से ऐसे कई डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये वाला जो फिगर मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म कोई ओ है और इससे आपका यहाँ पे ए बना, फिर इसके बाद आपका बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, फिर ई बना। तो ये बता रहा है कि इन सभी का ए बी सी डी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इन सब की जो ओरिजिन हुई है वो किसी एक कॉमन चीज़ से हुआ है और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी लगभग लगभग क्या है, सिमिलर हैं। लेकिन वही सिमिलर स्ट्रक्चर वाला पार्ट ए की बॉडी में कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बी की बॉडी में कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सी की बॉडी में कोई दूसरा अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सो ऐसे ऑर्गन जिनका कि डेवलपमेंट और जिनका कि स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, लेकिन फंक्शन उनका क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको आप होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और होमोलॉगस ऑर्गन आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस का बहुत अच्छा एग्जांपल को शो करता है। तो आपसे अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में पूछा जाए तो भी आप होमोलॉगस बताएंगे, होमोलॉगस ऑर्गन पूछा जाए तो भी आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में बताएंगे। डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि एक कॉमन ओरिजिन से ओरिजिनेट होने वाले डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, उनकी ओरिजिन तो सेम है, लेकिन पर्पज अभी क्या है, अलग अलग है। इस बात से ये हमको दिखाता समझा समझ में आता है, ये होमोलॉगस ऑर्गन हमको क्या बताता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, नेचुरल एडाप्टेशंस की वजह से एक कॉमन टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी या एक कॉमन टाइप के ऑर्गन में भी अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या हुआ, डेवलपमेंट हुए, अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या हुआ, उनमें चेंजेस आए, just because of the need and just because of the environmental condition, right? So the phenomena of the producing functionally different form from structurally similar structures is called a divergent evolution। तो जिनका कि बेसिकली मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स हो क्या हो, सिमिलर हो, तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले ऑर्गन्स के बनाने वाले कैपेसिटी को या बनाने वाले प्रोसेस को आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स पे आपको यहाँ दिया गया है वर्टिब्रेट्स का फोर लिम्स। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके वर्टिब्रेट्स हैं। और इन सभी के जो आपके फोर लिम्स हैं, मतलब कि आपके हाथ और पैर, हाथ पैर का अगर आप बोन्स की बात अगर आप करेंगे तो सब में वही रेडियस सल्ना पाया जाएगा, सब में कार्पसल्स पाए जाएंगे, मेटाकार्पसल्स पाए जाएंगे, सब एक कटोरी और पटेला पाया जाएगा, ये सब में पाया जाता है। लेकिन सभी का स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी सबके फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ह्यूमन्स अपने बहुत अपने हैंड्स को क्या करता है, ग्रैफिंग करने के लिए यूज़ करता है, राइट। फिशेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्विमिंग करने के लिए यूज़ करती हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। रेप्टाइल्स क्रीपिंग करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं, है ना। तो आप उनका कंपेरिजन सिर्फ उन्हीं से नहीं करेंगे ना, आप उनका कंपेरिजन दूसरे से, जैसे एक ऐसे अब जैसे ह्यूमन स्पीसीज एक अलग हो गया, ये भी वर्टिब्रेट है, फिशेस भी क्या है आपके वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स भी क्या है आपके वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स भी क्या है आपके वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये चार आपके जो ग्रुप अलग अलग हैं, इनके फोर लिम्ब की अगर आप बात करेंगे तो रेप्टाइल्स उसको क्रिपिंग करने के लिए यूज़ कर रहा है, बर्ड्स उसको फ्लाई करने के लिए यूज़ कर रहा है, फिशेस उसको स्विमिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स उसको वॉकिंग या ग्रैपिंग करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये सबका फंक्शन क्या है, अलग है, लेकिन सभी के फोर लिंक का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, सिमिलर दिखाई देगा। तो यही आपको बताता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मीन्स डाइवर्जन हो रहा है, ओरिजिन एक जगह से हो रही है लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग होकर डाइवर्ट हो जा रहे हैं। ऐसे इवोल्यूशन को आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और ऐसे ऑर्गन को आप होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तब तक आप लोग देखिए और कि अभी कहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है। क्या क्वेश्चन।
तो भैया आप उनसे अलग हैं। आप ये नहीं, वो हैं ही होमोलॉगस ऑर्गन। वो वर्टिब्रेटा मैंने यहाँ पे तब यूज़ किया है, तो वर्टिब्रेट्स में जितने भी आते हैं, सभी के 4 लिम्स आपके एग्ज़ाम्पल्स किसके हैं? होमोलॉगस के हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्पल दिया है वर्टिब्रेटा में, ह्यूमन बीइंग्स का, फिशेज़ का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, और आप उसमें और भी चीज़ों का जो दे रहे हैं, वो सभी के सभी आपके होमोलॉगस के एग्ज़ाम्पल हैं। सबका अपना अलग-अलग फंक्शन है। यहाँ पे बर्ड्स जो हैं अपनी 4 लिम्स को उड़ने के लिए यूज़ कर रही हैं, और बाकी जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो ऐसे रेंगने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? और फिशेज़ जो होती हैं वो तैरने के लिए यूज़ करती हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारा वॉकिंग के लिए भी यूज़ हो पा रहा है, और हमारा उसको ग्रैपिंग करने के लिए यूज़ हो पा रहा है। जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं गाय और भैंस की, वो लोग सिर्फ ऐसे चलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट फंक्शन सबका अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गन्स को आप होमोलॉगस के नाम से जानते हैं, और ये जो इवोल्यूशन का पैटर्न शो कराता है उसको आप डाइवर्जेंट बोलते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल्स ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्टिब्रेट्स का फोरलिम्ब हो गया, इंसेक्ट्स के लेग्स हो गए, और इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट हो गए, और स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया, लीफ मॉडिफिकेशन हो गए, ये सब के सब एग्जाम्पल आपके होमोलॉगस ऑर्गन कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपका है दैट इज़ द एनालॉगस ऑर्गन, जिसको कि आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो फिगर अभी हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे थे, उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, कि मान लीजिए कि अलग अलग आपके ऑर्गेनियम्स हैं, और उन अलग अलग ऑर्गेनियम्स के बावजूद भी इसमें कोई चीज़ क्या हो रही है, आपकी कॉमन हो रही है। तो ये आपके कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मीन्स इनका एरो आप ऐसे दिखा सकते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि ऑर्गन हैविंग सिमिलर आउटवर्ड फॉर्म एंड सिमिलर फंक्शंस बट क्वाइट डिफरेंट इन एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, बट फंक्शंस क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो सेम, है राइट? तो आप इनको सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, कि इनका क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, बट फंक्शन क्या हो, सेम हो। तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ द एनालॉगस ऑर्गन बोलेंगे। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, इन तीनों के अगर आप पंख की बात करेंगे, तो इन तीनों के पंख का जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, वो अलग अलग है। सबके बोन्स के नाम अलग अलग होते हैं, सबके बोन्स का शेप अलग अलग होता है, लेकिन इन तीनों के विंग्स के जो बोन्स हैं, मतलब विंग्स जो है वो क्या करता है, फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो चाहे वो आपका इंसेक्ट्स हो, चाहे वो आपका बैट हो, चाहे वो आपका बर्ड्स हो, तीनों के ही जो विंग्स होंगे, मीन्स जो उनके पंख होंगे, वो उड़ने में ही काम करेगा, मतलब फंक्शन सेम करेगा, लेकिन तीनों का एनाटॉमी मीन्स उनका डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर्स, वो सब क्या हैं, अलग अलग होते हैं। सो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, बैट्स एंड बर्ड्स, ये एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज़ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के, कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होने के बावजूद भी पर्पस सबका क्या है, सेम है, दैट इज़ वाई उनका फंक्शन क्या है, आपका सेम हो जाता है। तो ऐसे टाइप के एवोल्यूशंस को आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। फिन्स एंड फ्लिपर्स, ये भी आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कि ये एग्जांपल किसके हैं, दैट इज द एनालॉगस ऑर्गन के। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, दोनों के जो डंक मारने वाले पोर्शंस होते हैं, वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, लेकिन फंक्शन उनका सेम एक ही होता है, मतलब काटने वाला या फिर चुभौने वाला। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके, दैट इज द एनालॉगस ऑर्गन से। आप सभी लोगों से एक सिंपल सा मेरा सवाल है, एनालॉगस ऑर्गन से आप इवोल्यूशंस को कैसे रिलेट करते हैं, क्या मैसेज आपको दे के जाता है? आप पढ़ते हैं हमेशा कि इवोल्यूशंस को प्रूफ देने के लिए, तो ये एविडेंस दिए जा रहे हैं, एविडेंस बाय द एनाटॉमी, या एविडेंस बाय द जेनेटिक्स, या एविडेंस बाय द एम्ब्रियोलॉजी। तो होमोलॉगस और एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं, वो इवोल्यूशंस के एविडेंस होते हैं। तो इस दोनों स्टेटमेंट से आप क्या मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब क्या बात को आप प्रूफ करते हैं इवोल्यूशन के लिए? चलिए, और कोई?
दोनों का मीन अलग-अलग है, मतलब एक तो डाइवर्जेंट शो कर रहा है, एक तो कन्वर्जेंट शो कर रहा है, तो दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन आपका एक ही है? अच्छा, ठीक है, हम समझ गए आप लोगों की बात को। और कोई बताना चाहता है? अच्छा। हुँ, हुँ, ओके। हुँ, ओके, समझ गया सब लोगों की बातों से, सब लोगों का अप्रोच लगभग-लगभग वैसा ही है। आप मुझे ये बताइए कि इवोल्यूशन जो टर्म दिया जाता है, ये हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है, राइट? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़म्स अगर इवॉल्व हो रहा है, अगर उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, सो इन फ्यूचर वो क्या करेगा बेटरमेंट बनने के लिए, मतलब अपने आप को हमेशा बेटर बनाने के लिए क्या करता है, उसमें इवोल्यूशन होता है। यही ना? जैसे जो भी हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी मतलब कि कंडीशंस आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ का मतलब वो एनवायरनमेंट हमेशा क्या हो रहा है डायनामिक मीन्स चेंज हो रहा है। तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या होना चाहिए अडैप्टेशन मीन्स मॉडिफिकेशंस होने चाहिए। और वही मॉडिफिकेशंस कर करके अपने आप को क्या करते हैं आप इवॉल्व करते हैं। तो इवोल्यूशंस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे हम लोग तो ये बोल सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने आप का एक नया वर्जन बनाता है जिसको कि आप इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन मतलब कि ये हुआ कि जो उसकी पहले वाली वर्जन थी, अब ये जो इवॉल्व होकर के ये वाली बनेगी तो ये क्या होगी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, यही ना? ये ज़्यादा प्रॉपर होगा मतलब ज़्यादा ज़्यादा एडवांस होगा, है ना? तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का आप ये अभी जो आप लोग स्टेटमेंट दे रहे थे उससे आप अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया, जैसे डाइवर्जेंट में क्या दिखा रहा है कि इनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो डेवलपमेंट है वो सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो क्या है डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे ये दिखाया कि एक ओरिजिन से होने के बावजूद भी सपोज़ कीजिए कि सबका अलग-अलग डाइवर्जन हो गया और सबको अलग-अलग सिचुएशंस मिल गई, तो ये सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने क्या किया अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करना ही बेसिकली क्या था इवोल्यूशन था, राइट?
वैसे ही आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि ये अलग-अलग फ़ंक्शन होने के मतलब अलग-अलग ओरिजिन से आने के बावजूद भी चूँकि उन सबकी पर्पस जो सबका काम था वो एक ही था। दैट इज़ व्हाई उन्होंने अपने आप को क्या किया मॉडिफ़ाई किया, फिर से अपने आप को उन्होंने क्या किया इवॉल्व किया। किसके लिए? बेटरमेंट के लिए क्योंकि वही उनको काम करना था। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विंग्स का, तो सबको उड़ना है। अब चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलॉन्ग करते हों, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उनको उड़ना है तो उनके लिए उसको उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने अपने बेटरमेंट के लिए क्या किया इवॉल्व किया मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स जैसा कि आप सब लोगों ने बताया और अच्छे तरीके से ही आप लोगों ने भी डिस्कस किया बताया कि ऐसा है। ये दोनों ही एग्जांपल्स आपको एवोल्यूशन का प्रूफ देते हैं कि हाँ हमेशा ऑर्गेनिजम्स अपने बेटरमेंट के लिए क्या करता है अडॉप्ट करता रहता है और नेचर में आए हुए जो चेंजेस होते हैं उसी नेचर के चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए उसमें क्या होता है मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसे आप नेचुरल सिलेक्शंस बोलते हैं। नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो नेचर में आए हुए चेंजेस को क्या कर सकता है अडॉप्ट कर सकता है उसे समझ सकता है तो वो क्या करेगा सर्वाइव करेगा। वरना नेचर ही अपने आप से क्या करेगा उसे एलिमिनेट आउट कर देती है। जैसा कि आप देखते हैं कि आए दिन कभी न कभी डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। कुछ न कुछ होता ही रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं मतलब साफ़ हो जाते चले जाते हैं। तो वो सब कह सकते हैं कि वो नेचर का अपना सिलेक्शन का तरीका था और नेचर ने सेलेक्ट करके पॉपुलेशंस को कम करने की कोशिश की। ओके। हाँ। हुँ, 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 हुँ। मतलब मरेंगे नहीं। मतलब हम समझे नहीं क्या बोला आपने? हेलो? हेलो? अरे बोलिए भाई।
मेरी आवाज़ ही नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज़ ही नहीं जा पा रही है, मैं कब से हेलो हेलो बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं आपको कंटिन्यू कंटिन्यू किए पड़े हैं। तो मुझे लगा चलो मैं हाँ। हाँ, मैं वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब से हेलो हेलो बोल रहा हूँ, ये लोग मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन मेरी आवाज़ तो नहीं जा पा रही थी। तो मुझे लगा मुझे सुन लेना चाहिए पहले आप लोगों की, अच्छा लगा आप लोगों का डिस्कशन। हम पहले तो आमिर का सवाल और सिद्धार्थ का जो स्टेटमेंट था वहीं से आवाज़ थोड़ा जाना बंद हो गई, सिर्फ इतना ही सुन पाए थे कि हाँ ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रही है, उसके बाद का चीज़ हम सुन ही नहीं पाए, तो फिर आप लोगों का डिस्कशन थोड़ा बहुत सुन पाया। क्या बात मतलब क्या बोल रहे थे सिद्धार्थ? हाँ। शायद मेरे ख्याल से हाँ। हुँ, 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 हुँ। ओके, तो आप लोगों का डिबेट इस पे हो रहा था। देखिए, एक्सपेक्टेंसी में और लाइफ स्पैन में दोनों में डिफरेंस है, दोनों टर्म अलग-अलग हैं। आपकी उम्मीद का होना और आपका होना, इन दोनों में फ़र्क है। डेफ़िनेटली जो टर्म आपने पढ़ा है वो सही टर्म पढ़ा है, लेकिन उसको आप यहाँ पे इंटरप्रेटेड गलत कर तरीके से हो जा रहा है। लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब कहीं से ये नहीं है कि लाइफ़ का स्पैन बढ़ जाएगा। आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि आप ज़्यादा चलेंगे, आपकी उम्मीदें ये हो रही हैं कि आपके पास साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है जिससे कि आप अपने डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस बात की श्योरिटी नहीं है। लाइफ़ स्पैन का बढ़ा होना ये एक अलग मैटर है, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी होनी एक अलग मैटर है। डेफ़िनेटली आज से अगर आप 100 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे लोगों के पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी। लोगों के पास इतने सारे इलाज नहीं थे, लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ों से भी आदमी की डेथ हो जाती थी। तो उसके कंपैरिज़न अगर आप ये देखेंगे तो लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे उम्मीद आपको अपने आप को सही करने का और अपने आप को सुरक्षित रखने का ज़्यादा है। लेकिन इसका कहीं से भी ये मीन नहीं है कि इसके बेसिस पे आप ये कह पाएँगे कि आपकी लाइफ़ की स्पैन ज़्यादा होगी। ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये दोनों टर्म का मतलब अलग-अलग है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी उम्मीदें ज़्यादा है बचने की, क्योंकि आपके पास सुविधाएँ ज़्यादा है, आपके पास डेवलपमेंट ज़्यादा है। कल के केस में 100 साल पहले अगर किसी को कॉलरा भी अगर हो जाता था, तो उस कॉलरा से डिज़ीज़ मर जाते थे लोग, लेकिन आज के डेट में कॉलरा से मरेंगे नहीं। क्योंकि आपके पास एक्सपेक्टेंसी बढ़ी मतलब आपके पास फैसिलिटीज़ बढ़ी हुई हैं। लेकिन इस एक्सपेक्टेंसीज़ के बढ़ने से कहीं से भी मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ़ की स्पैन बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब नहीं है। आपने जो लिटरेचर पढ़ा है ना वो इस टर्म में पढ़ा हुआ है कि इसके कंपैरिज़न में यहाँ पे चीज़ों को क्योर करने का और चीज़ों को बचाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो ये बात बताना चाह रहा है साइंटिस्ट। हुँ, हुँ। हुँ। इसका मतलब यही है देखिए वही हम बताना चाह रहे हैं ना कि जो ये चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको पहले बीमार करती थी, जिससे कि आपके हेल्थ पे असर पड़ता था, आज के डेट में आपके पास उन सारी चीज़ों को बचाने की के तरीके हैं, आपको इलाज है। आज से 100 साल पहले उन चीज़ों का इलाज नहीं था, दैट इज़ व्हाई जैसे आपकी डेथ रेट किस पे डिपेंड करती है? 2-3 चीज़ों पे, आपके न्यूट्रिशन पे, आपके डिज़ीज़ की क्यूरनेस पे और आपके रख-रखाव पे।
तो आज के डेट का कंपेयर अगर आप 100 साल पहले से करेंगे, तो जो डब्ल्यूएचओ जो आपको डेटा देता है, वो क्या देता है कि 100 साल पहले लोगों का जो खान-पान था, 100 साल पहले लोगों के पास जो सुविधाएँ थी, 100 साल पहले जो लोगों का रख-रखाव था, उसके कंपैरिज़न में आज के डेट में ज़्यादा बेटर है। जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ को अब बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ़ के जीने की रेट ज़्यादा है, लेकिन इस बात की ये श्योरिटी नहीं है कि उसकी स्पैन बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास सुविधाएँ हो रही हैं, उतना ज़्यादा आपके पास नेगेटिव चीज़ें भी हैं। आज आप देख लीजिए, कल के ज़माने मतलब आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले आपके घर में दादा-परदादा होंगे, तो जितनी स्ट्रेंथ उनके बॉडी में आपको देखने को मिलती होगी, आज के डेट में स्ट्रेंथ उतनी आपको दिखाई नहीं देगी। 6 घंटा अगर आज के ज़माने में किसी को अगर काम करना होगा ना, तो पसीना छोड़ देगा एकदम से। लेकिन पहले क्या करते थे लोग कि पहले लोग ऐसे पैदल-पैदल यहाँ पे सर पे सामान रख कर के अपने रिलेटिव के यहाँ दूर पैदल जाया करते थे। कोई गाड़ी, कोई मोटर नहीं हुआ करती थी। सामान गठरी बाँधा, कपार पे रख कर के अपना आराम से यहाँ पे मंठा और गुड़ गठियाया और ले कर के डंडा में ऐसे पीछे टाँग करके अपना चल देते थे। रास्ते में पेड़-पाला पड़ा, यहाँ पे सा रेस्ट किए, फिर से खाना-पीना खाया, फिर लेके चल दिए। आज के ज़माने में अगर किसी को 5 किलोमीटर भी अगर आप पैदल जाने के लिए बोलेंगे ना, तो पहले एक बार तो ऐसे देखेगा कि अच्छा, हम पैदल जाएँ? मतलब बाइक से जाने का तो लोगों का मन नहीं करता है। तो जो चीज़ें आपके एक लाइफ को बढ़ाने का काम कर रही है, उससे ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ को घटाने की भी बात कर रही है। तो डब्ल्यूएचओ जो आपको रिपोर्ट देता है, वो ये देता है कि आज से 25 साल पहले आपके मरने की, आपके बीमार होने की जो रेट थी, आज के डेट में कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास अब बचाने की सुविधाएँ ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए कि जिन बीमारियों से पहले लोग मर जाते थे, उन बीमारियों का इलाज आज के ज़माने में है। लेकिन उसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। जो बात सिद्धार्थ या प्रियंका बोल रहे थे कि पहले के ज़माने के आदमी 95 ईयर तक जीते थे, आज के ज़माने के आदमी 75 जाते-जाते हालत ख़राब हो जा रही है। तो इस बात का रिलेशन इनके लाइफ स्पैन से है। आपकी बात ये है कि इनसे इसका इस वाले ईयर के कंपैरिज़न में अगर देखा जाए, तो उनके सर्वाइव करने की या उनके ठीक होने की रेट ज़्यादा है। और डब्ल्यूएचओ हमेशा आपको सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग में डेटा देता है। वो यही बताना चाहता है कि आज से 25 साल पहले के कंपैरिजन में आज के करंट सिनेरियो में हेल्थ के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। लोगों की जान जो छोटी-छोटी बीमारियों से जाती थी, उस पे हमने कंट्रोल किया और जिसकी वजह से एक्सपेक्टेंसी अब की बढ़ी हुई है। न जाने कितने लोग 2011 से पहले न जाने कितने लोग पोलियो से मर जाते थे। न जाने कितने लोग। लेकिन सरकार की और डब्ल्यूएचओ की मुहिम थी कि पूरी कंट्री को पोलियो फ्री किया जाए। धीरे-धीरे करते-करते उन्होंने क्या किया, बचाया। तो एक्सपेक्टेंसी बढ़ी ना, जो बच्चे को पोलियो होता था, पूरी लाइफ खराब हो जाती थी। देखिए फिर आवाज़। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है। भाई जहाँ स सिंपल सी बात है, आज का जो करंट सिनेरियो, अगर आपके पास बचने के लिए, रख-रखाव करने के लिए तरीके नहीं हैं, तो फिर आपकी लाइफ़ बहुत जल्दी ही एकदम क्या कह सकते हैं, मतलब गो टू हेल वाली हो जाएगी कि एकदम आप खत्म ही हो जाएँगे। तो अभी का वही है कि अब आपके पास सुविधाएँ जो कि ज़्यादा हैं, लेकिन उन सुविधाओं का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इंसान इतना ज़्यादा वो होता जा रहा है कि 2 घंटे, 4 घंटे खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। खड़ा होना पड़ता है तो लगता है कि बाप रे! बैठने को जल्दी से मिल जाए। चलिए हम लोग आते हैं। अब इस पे डिस्कस हम लोग थोड़ा-सा बाद में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी हमको काफ़ी सारी चीज़ पढ़ाना भी है, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज़ ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें आपको 4 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है और उन चारों का अपना अलग-अलग क्या है मीन है। जिनमें कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ लैमार्किन, जिनको आप थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, LIAC। दैट मीन्स कि लैमार्क हो गए और एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर के मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये मैच कराने के लिए पार्ट सी में आपको आता है, लैमार्क दे देगा और डार्विनिज्म दे देगा और म्यूटेशन थ्योरी दे देगा या फिर मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी दे देगा या फिर आपको न्यू लैमार्क दे देगा। और इनके ये जो सब नेम है, ये आपको दे देता है पूछने के लिए। तो ये किससे किसका मैच करेगा, ये आपको पूछा जाता है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे कोड बना दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। सो लैमार्क ने दिया था जो थ्योरी, उसको आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि इंसान के इंडिविजुअल्स की लाइफ में खुद क्या होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन में मतलब कि अडॉप्ट किए जाते हैं। और इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि उनको पेरेंटल से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके आपके हेयर का कलर अगर देखा जाए, तो वो बेसिकली क्या है कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर है।
आपके आइज़ का कलर अगर देखा जाए तो आपका भी वो भी क्या है, आपका दैट इज़ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। आपके ब्लड का जो ग्रुप है वो भी क्या है, आपका इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। आपके स्किन का जो कलर है वो भी क्या है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर है। लेकिन आपकी जो आदतें हैं, हैबिचुअल है, मीन्स हैबिट्स जो हैं, वो आपका कोई इनहेरिटेंस कैरेक्टर नहीं है। हो सकता है कि आपके पापा मम्मी बहुत ही शरीफ इंसान रहे हों, वो ज़िंदगी में भी कभी स्मोकिंग ना किए हों, कभी वो कहीं बाहर नहीं गए हुए हों, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो हो सकता है उनका मैक्सिमम टाइम बार में ही बीतता हो, बचपन टाइम पे वो स्मोकिंग ही करते हों। तो इसमें उनके पापा मम्मी के दोष नहीं है, ये दोष उनके संगत का और उनके नेचुरल कंडीशंस का है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में खुद से एक्वायर्ड करता है, उसको आप एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपकी जितने भी शौक होते हैं, जिसको कि आप बोलते हैं कि मेरी हैबिट्स है या मेरे डिज़ायर्स हैं, वो सब के सब आपके इसमें आते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में आते हैं, वो इनहेरिटेंस में नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके इनहेरिटेंस की कैटेगरी में आती हैं, जैसे सपोज़ कि कोई अगर फादर और कोई मदर बहुत ब्रिलियंट है तो उनका बच्चा भी थोड़ा-थोड़ा उस कैटेगरी में आता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बहुत सारे फार्मर के बच्चे हैं जो कि आज की डेट में डीएम और प्रोफेसर बन के बैठे हैं। तो अगर ये न्यूटन्स करेक्टर होता कि अगर ये फार्मर का लड़का सिर्फ फार्मर ही बनेगा तो ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे खासे बिजनेसमैन के बच्चे भी जा कर के मतलब फालतू वाला काम करना शुरू कर देते हैं, और गरीब घर के बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छा अच्छा नौकरी कर लेते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आप या कोई इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में एक्वायर करता है या अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता है, उसको आप एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। जबकि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि उसको अपने पेरेंट्स से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मीन्स आता है, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड दिया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने की बात को कह रहा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर भी क्या होंगे, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे। इसी स्टेटमेंट को दिया था दैट इज़ द लैमार्क ने। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका जो कि जर्म प्लाज्म में चले जाते हैं, और जर्म प्लाज्म में और वो कैरेक्टर जो होंगे जो कि यूज़फुल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र होता है, मीन्स ट्रांसफ़र वो हो जाते हैं, जिनकी बात वो कर रहे थे। तो लैमार्क के प्रिंसिपल को या लैमार्क के थ्योरी को यहाँ पे 4 कैटेगरी में, मीन्स 4 मेन पॉइंट में क्या किया गया है, डिवाइड मीन्स कैटेगराइज़ किया गया है। तो वो चारों पॉइंट्स क्या-क्या हैं, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो चारों पॉइंट क्या बताता है, उनका क्या मीन है। नंबर बताता है इंटरनल वाइटल फोर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, लैमार्क ये बताना चाहते थे कि सभी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिम्स के पास एक ऐसी वाइटल फोर्स होती है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को कुछ कह सकते हैं कि एक मिस्टीरियस पावर है, और ये मिस्टीरियस पावर जो होती है वो उनको लिविंग बनाए रखने में हेल्प करती है, या उनके अंदर में जो लिविंग फिनोमेना हो रहे हैं वो कराने में हेल्प करता है। अगर आप लोगों ने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी है तो आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म्ड होने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि आप वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स को बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही बन सकते हैं, उनको आर्टिफिशियली कंडीशंस में या बाहर की कंडीशन से बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लिविंग सिस्टम में एक दैवी शक्ति पाई जाती है, इसको आप मिस्टीरियस फोर्स बोलते हैं। वो दैवी शक्ति सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही होती है, वो आपका बाहर नहीं होता। दैट इज़ वाई ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिम्स का जो बनना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बनना है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही हो सकता है। उसी वाइटल फोर्स की थ्योरी की बात ये कर रहे थे, या वाइटल फोर्स की बात ये कर रहे थे कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक दैवी शक्ति होती है अपने आप को और अपने पॉपुलेशंस को मेंटेन करने का और अपने संख्या को बनाए रखने का। उनके पास बहुत ही इनॉर्मस पावर होता है रिप्रोड्यूस करने का। तो वाइटल फोर्स का मतलब होता है मिस्टीरियस फोर्स, मीन्स लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले वो पावर या वो फोर्स जो कि नॉन लिविंग कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता। ये जो थियरी थी जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के, दैट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थियरी को ब्रेक डाउन किया गया था किसके द्वारा, जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। जी हाँ,
ये बताया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस ओनली पॉसिबल है वाइटल फोर्स के प्रेजेंस में, और वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी फाउंड इनसाइड द लिविंग सिस्टम। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड आउटसाइड द लिविंग system. So such kind of a force is known as the vital force, and the theory given regarding this is known as the vital force theory. So formation of urea was the breakthrough for the vital force theory. इसके बनने के बाद ये बताया गया कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ वाइटल फोर्सेस इन द लिविंग सिस्टम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी इजीली फाउंड आउटसाइड द लिविंग सिस्टम्स, एंड देयर इज नो नीड ऑफ अ सच ए स्पेशल मिस्टीरियस फोर्स नोन एज अ वाइटल फोर्स। And nowadays we have a 5,000 different organic compounds synthesized in the laboratory in the pharmaceutical companies. So इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीन्स यूरिया के कंपाउंड्स का बनना वाइटल फोर्स की थ्योरी के खत्म होने का प्रमाण है। हम्म। हम्म। बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। दैट इज़ वाई आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप 3 से 4 लीटर पानी आप पीजिए, जिसकी वजह से आपका लगभग 1.5 लीटर आपका क्या बनेगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। और इस यूरिन के थ्रू जितने भी आपके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उन सब का क्या होता है, बाहर निकलना होता है। अगर आपकी बॉडी से इतना अमाउंट ऑफ यूरिनेशन पर डे नहीं होता है तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस का एकोमुलेशन हो रहा है। और अगर ऐसा होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान से समझिए। नंबर पहला, मेंटल रिटार्डेशन आपको हो सकता है। दूसरा, लेथर्जी आपको हो सकती है। तीसरा, आपके काम करने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकता है। आपकी जो बॉडी की एनर्जी लेवल है वो कम हो सकती है। मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो हाई मतलब डाउन डाउन हो सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटीज नेगेटिव फीड इम्पैक्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी में लेथर्जी मीन्स थकान, आपको हमेशा काम जैसे काम थोड़ा करने का कम मन करेगा, थकान टाइप का लगा रहेगा। कहीं जाने की बात होगी तो भी मतलब लगेगा करे यार नहीं जाना पड़ता, ज़्यादा सही रहता है। कोई काम अगर आपको करना है तो भी लगेगा कि अच्छा चलो बाद में कर लेते हैं, अवॉइड करने वाली जो चीज़ें होती हैं। और मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आपका दिमाग सही तरीके से जज नहीं कर पाएगा। कोई सामान आपने रखा भी है यहाँ पे और 5 मिनट के बाद आप उसी सामान को खोज रहे हैं कि अच्छा मैंने कहाँ रख दिया है। आपको कोई चीज़ सही तरीके से याद नहीं रहेगा, आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी तो ये इंडिकेशंस होता है आपके ब्लड में और आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एकोमुलेशन होना। और ऐसे लोग जो कि पानी दिन में मतलब पूरे टाइम पे कम पीते हैं, जिनको मल्टीपल टाइम यूरिनेशन नहीं होता, आपके एक टाइम के यूरिनेशन में लगभग 50 टू 75 ml यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और आप अगर 4 से 5 बार वॉशरूम जाते हैं तब जा करके 1.5 1.25 यूरिन आपके बॉडी से बाहर निकलता है। और अगर इतना अमाउंट में अगर आपका यूरिन एक्सपेल आउट नहीं होता है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्युमुलेशन होने लगता है। और अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही तो आपकी बॉडी धीरे 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 टॉक्सिक सब्सटेंसेस से भर जाती है और आपकी चीज़ें हैम्पर होना शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ वाई डॉक्टर्स एंड फैमिलीज़ एंड जो भी आपके जानने वाले होते हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कुछ मत करिए लेकिन पानी एटलीस्ट पीते रहिए। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे परेशानियां आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पानी वो चीज़ है जो कि पेन होने लगता है, प्लस आपके पाँव में जलन होने लगती है। हाथ हाथ और पाँव में आपको ना, जैसे कुछ लोग होते हैं इनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, जलन होने लगती है। ऐसा लगता है उनको कि हाँ हमेशा कुछ बर्फ़ रख दिया या ठंडी चीज़ रख दिया तो उनको थोड़ा आराम मिलेगा। ये सब यूरिक एसिड के बढ़े होने का संकेत होता है। आपको पैर आपके तलवे में जलन रहेगी, आपके हाथ में जलन रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर में बड़ी थकान है, कोई दबा दो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना वो ये दिखाती हैं कि हाँ आपकी बॉडी फ्रेश नहीं है। सो अगर आप में से जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, अगर पानी पीने की आदत कम है तो प्लीज़ उसको आप आज से ही चेंज कर लीजिए। और अगर आप सबके पास सुविधाएं हैं, सुविधाएं का मतलब कि अगर आप उसे कर सकते हैं तो दिन भर अगर आप नहीं पी सकते हैं तो कम से कम मॉर्निंग के टाइम पे फर्स्ट टाइम पे आप वार्म वाटर पानी पीजिए, ड्रिंक लीजिए गर्म पानी। अगर एक बार अगर आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार भी गर्म पानी अगर आप पीते हैं मॉर्निंग के टाइम पे तो भी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दिन में गर्म पानी पीते हैं, रात में भी गर्म पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। और अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते हैं तो एटलीस्ट आप पानी पीना ज़रूर सीखिए, पानी आप पीजिए।
4 लीटर से कम अगर आप पानी पीते हैं तो फिर आप अपनी बॉडी के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, है ना? अच्छा मुझे गर्म पानी से नॉर्मल पानी से आपकी जो लिवर होती है ना वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और लिवर में स्वेलिंग अगर आ जाती है तो फिर आपके सारे जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं वो सब हैम्पर हो जाते हैं। आपके लिवर में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी। अगर वो आपका बढ़ जाएगा तो आपके डाइजेशंस की जो प्रोसेस होती है वो ख़राब हो जाती है। आप कुछ भी चीज़ खाएँगे तो आपको वोमिट होना शुरू हो जाएगा, आपको खाने का मन नहीं करता है। गर्म जो पानी होता है उसका 2 फ़ायदा होता है। पहली चीज़, जब भी आप मॉर्निंग के टाइम पे सोकर मतलब जब रात में आप सो करके उठते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे रहते हैं, तो आपके बॉडी में मतलब कि जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको एक्टिव होने के लिए जब आप पानी देते हैं गर्म वाला ना, तो वो उनको थोड़ा-सा चार्ज करने का काम करता है। जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो किल होती हैं, बाकी जो बैक्टीरिया होता है जैसे इसीलिए बोला जाता है खौला करके नहीं, गर्म पानी पिएँ, नॉर्मल गर्म करके गुनगुना पानी। वो पानी उनको एक्टिव करने का काम करता है, जिससे कि आपका पूरा मेटाबॉलिज़्म का रेट एकदम एनहांस हो जाता है। तो आपको मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होती है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपका ये पाथवे ठीक नहीं है तो फिर आपकी बाकी चीज़ें भी हैम्पर होना शुरू हो जाती हैं। गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो आपके लिवर में कभी भी स्वेलिंग नहीं आएगी, और अगर आपका लिवर स्ट्रांग है तो फिर आप एकदम हेल्दी हैं, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। लिवर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग कोशिश किया, और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ, अगर एक बार अगर आपको गर्म पानी पीने की अगर आदत लग जाएगी ना तो फिर आपको ठंडा पानी पीने का मन नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा कि यार फालतू चीज़ है ये। आप करके देखिए, मतलब जैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पहले तो समझ में आएगा कि अरे। और गर्म पानी पीने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको बॉयल करके रख दिया, ठंडा हो गया तब आप पी रहे हैं, नहीं, वो पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। गर्म पानी का मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक केटल है, आपको पीना है तो आपने उसको स्विच ऑन किया, गर्म किया, उसको आप पीजिए। गर्म गुनगुना पानी तभी आप पीजिए। गरमा करके रख देने वाला, बॉयल करके रख देने वाला पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन वाला पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा-सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप करना चाहेंगे, अगर आप पूरे दिन नहीं कर पाते तो मत कीजिए, कम से कम अगर आप 2-3 बार भी, अगर सपोज़ सुबह के टाइम पे गर्म पानी आप पी लेते हैं, रात में सोने के टाइम पे जब आप खाना खा कर के आधे घंटे के बाद आप पानी पीते हैं, वो भी अगर आप गरम गरम पानी पी लेते हैं, तो भी आपका काफ़ी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। और इसके साथ अच्छा। हुँ। जापानीज़ लोग को देखिए, उनकी बॉडी में कभी भी आप ओबेसिटी नहीं पाएँगे, कभी भी नहीं। वजह जानते हैं? वो लोग हमेशा 24 आवर्स जब भी पानी पीते हैं, गर्म पानी ही पीते हैं। जापान में सबसे कम लीस्ट अमाउंट ऑफ ओबेसिटी पर्सन्स पाए जाते हैं, सबसे कम, और यूएसए में सबसे ज़्यादा। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पैटीज़ खा-खा करके सब लोग यूएसए वाले पूरी ओबेसिटी बढ़ाए पड़े हैं। जापान के लोगों को देखिए आप, एकदम स्लिम और एकदम फिट दिखाई देते हैं। अच्छा लग रहा है कि मैं इवोल्यूशंस की बजाय दूसरा 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 कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर दिया। अभी मुझे इवोल्यूशंस के। हाँ, देखिए कहते हैं ना कि जानना मैटर नहीं करता है, जानकारी लगभग सबको होती है। मैटर करता है एग्ज़ीक्यूशन। आप किसी चीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड हैं, ये आपके उस काम में सफल होने की रेट को डिसाइड करता है। आपको कोई चीज़ जानकारी होना आपके सफल होने का प्रमाण नहीं है। जानकारी सबको है कि सीएसआईआर कैसे क्वालीफ़ाई किया जाता है, जानकारी सबको है कि कैसे नौकरी पाई जाती है। क्या सबको, जितने लोगों को जानकारी है, क्या सबको नौकरी मिलती है? क्या सब लोग सीएसआईआर क्वालीफ़ाई करते हैं? नहीं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो लोग क्वालीफ़ाई किए हैं, जो लोग नहीं किए, सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, उनका डिटर्मिनेशन। जिस किसी भी काम को लेकर के आप बहुत क्लियरली डिटरमाइंड होंगे, क्लियरली डेडिकेटेड होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सिर्फ़ जानकारी रख कर के कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी पीना सबको पता है कि फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ पता होने से पानी आपके पेट में नहीं जाएगा, आपको पीना पड़ेगा। और अगर आप पानी पिएँगे नहीं तो वो फ़ील करके आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यही फ़र्क होता है, कोई भी काम आप किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं और कोई काम आप अपने से करते हैं, यही फ़र्क होता है। जब किसी काम को आप खुद से मोटिवेट होकर के, आपका खुद का डिसीज़न होता है, आप खुद की वजह से करते हैं, सो उसमें आपको किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और आपको उसमें सैचुरेशन नहीं आता है। लेकिन अगर कोई काम आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के किया है, किसी से प्रभावित होकर के अगर आपने किया है, तो जब तक उस बंदे का या जब तक उस इन्फ्लुएंसर का आप तक इफ़ेक्ट है, तब तक तो आप काम करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे उस इन्फ्लुएंसर का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके काम करने की रेट भी धीरे-धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। मैक्सिमम टाइम पे आज के जनरेशंस के बच्चे जो कि सफल नहीं हो रहे हैं, उनके पीछे का रीज़न यही है कि उनके करियर का डिसीज़न वो अपने आप से नहीं, वो इन्फ्लुएंस होकर के लेते हैं। चाचा ने हमारी ये कर लिया तो हमको भी यही करना है, बुआ की लड़की हमारी ये कर रही है तो हमको भी यही करना है, पापा ने बोल दिया तो हमको ये करना है। तो ये वाली समस्या है। अगर कोई काम आप अपने आप से करेंगे तो उसमें आपको ना तो थकान आएगी, ना तो आप उसमें टाइम का प्रॉब्लम फ़ील करेंगे। आप बड़े ही इंटरेस्ट से, बड़े ही शौक से, बड़े ही मज़े से करेंगे आप। और कहते हैं ना कि जब किसी काम को करने में आपको मज़ा आने लगे, तो फिर तो उस काम में तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो अब इवोल्यूशन पे आ जाएँ हम लोग। पानी की बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई, हाँ? ओके। मेरा एक बॉटल पानी खत्म हो चुका है, अब दूसरा मैं भरूँगा जल्दी ही क्योंकि बोलने पर ना गला थोड़ा ज़्यादा सूखता है। गर्मी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी है। ओके। और दूसरा इनका पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में और अपने एक्टिविटीज़ में और अपने स्ट्रक्चर्स में क्या करता है, चेंजेस करता है। तो अगर किसी किसी भी चीज़ की अगर उसको नीड्स बहुत ज़्यादा है, तो उस काम को करने के लिए जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसका डेवलपमेंट होगा। और अगर किसी चीज़ का उसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ का धीरे-धीरे क्या होगा, एक्सटिंक्शंस होना शुरू हो जाता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, तो जैसा एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट रहेगा और जैसी उनकी ज़रूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये दूसरा की पॉइंट था। तीसरा और दूसरा काफ़ी हद तक एक दूसरे के ही डिपेंडेंट हैं, यूज़ एंड डिसयूज़। ये वाली जो लाइन यहाँ पे न्यू लिखी है, न्यू नीड्स, और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। अगर नीड्स होगी, ज़रूरतें नई अगर होंगी, तो नया चीज़ का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ज़रूरत जो नई वाली हुई है, उस वाले से पहले से ही पाए जाने वाले कोई ऑर्गन्स या कोई पार्ट हैं, उस ऑर्गन या पार्ट का इस वाले काम में कोई अगर रोल नहीं है, और इससे जो काम हो रहा है वो वाला काम आगे आपको पड़ नहीं रहा है, तो धीरे-धीरे ये वाली जो चीज़ें होंगी क्या होंगी, ख़त्म हो जाएँगी। उसी पॉइंट को यहाँ पे दिया गया, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जिस किसी भी ऑर्गन का, जिस किसी भी पार्ट का यूज़ होगा, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होगा, उसका विकास होगा, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो धीरे-धीरे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यही इन्होंने बताया था यूज़ एंड डिसयूज़ को लेकर के, राइट? कि अगर जैसे कि जिराफ की गर्दन की अगर बात करें, तो उसको शुरू-शुरू में पहले क्या था कि नीचे के जो आपके स्त्रप्स थे, उनको खाने के लिए मिलता रहता था। धीरे-धीरे ऐसा टाइम आया कि सारे के सारे पौधे खत्म हो गए, तो जो बड़े वाले पौधे थे, उन पौधे की पत्तियों को खाना पड़ा। उसके लिए उसको अपनी गर्दन थोड़ी-सी क्या करनी पड़ी, ऊँची करनी पड़ी। यहाँ के भी खत्म हो गए, थोड़ा और ऊँचा वाला खाना पड़ा, तो उसके लिए थोड़ा और ऊँचा करना पड़ा। तो इसका यूज़ होता रहा, तो दैट इज़ व्हाई यहाँ से लेकर के पहले ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से उसकी गर्दन, मतलब जिराफ की जो गर्दन है, जिसके लिए आपको बताया जाता है कि ये बड़ी हो जाती है, ये इसके बड़े होने के पीछे कारण यही है। उसको उसका यूज़ ज़्यादा था और उसको बार-बार उसको यूज़ करना पड़ा अपने फूड को क्या करने के लिए, लेने के लिए। दैट इज़ व्हाई उसकी गर्दन क्या हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, है ना? तो उसको आप बोलते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। चौथा जो पॉइंट है, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि किसी इंडिविजुअल्स की लाइफ में अडॉप्ट किए गए हैं और वो बेनिफिशियल हैं उसके लिए, और वो कैरेक्टर्स अगर उनके जर्म क्लास में अगर आ जाता है, तो उनका इनहेरिटेंस होता है। सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़फुल या जो अडॉप्टेशंस करने में हेल्प हो करते हैं, उन एक्वायर्ड कैरेक्टर का क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है नेक्स्ट जनरेशंस में। तो ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को बोलते हैं आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसी के सब नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द लैमार्किज्म। ओके, तो लैमार्क के थ्योरी में काफ़ी सारे मतलब विवाद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है, तो फिर जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसकी, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था जिराफ का, तो उसको लेकर के कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो
मतलब इसको क्लेम करना शुरू कर दिए, आरोप कर लगाना शुरू कर दिए कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो सबसे ज़्यादा हम लोग अपने हाथ का यूज़ करते हैं, तो हमारा हाथ पूरा एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हम चलने के लिए पैर का यूज़ करते हैं, फिर तो पैर हमारा बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, फिर लेकिन पैर ऐसा नहीं होता, सबका साइज़ का ही रहता है। तो इस तरीके के बहुत सारे कंट्राडिक्शंस जो है वो करते रहते थे, किए उन लोगों ने, तो उनके उनके में कुछ कमियां आई, और उन कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए नियो लामार्किज्म ने जो दिया था सिर्फ इस वाले पॉइंट को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बताने की कोशिश की उन्होंने, कि जैसे इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एक्वायर्ड करेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, कौन से करेक्टर का होगा और कैसे होगा इस चीज़ को बताने में ये असमर्थ रहते, उनके पास इतना डेटा नहीं था। इसी चीज़ को और थोड़ा सा इलोबरेट करने का काम करते हैं कौन, दैट इज़ द नियो लामार्किज्म। इन्होंने बताया था कि ऐसे एक्वायर्ड करेक्टर जो कि बेसिकली जर्म प्लाज्म में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मतलब उन जीन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो उनके जर्म सेल्स में अगर चला जाता है, जर्म प्लाज्म में अगर चला जाता है, और तब जाकर के वो बेसिकली क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो सारे कैरेक्टर्स जो कि आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में आते हैं वो सब के सब नहीं होते, सिर्फ वो कैरेक्टर जो कि जर्म प्लाज्म में जा पाते हैं या जर्म प्लाज्म वाले सेल्स में में होते हैं, उनकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके। ये लाइन आपको ये बताता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिर्फ़ ऐसे कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होगा इन एक्वायर्ड वाले का जो कि इनकॉर्पोरेट हो चुके होंगे जर्म प्लाज़्म में। और जर्म प्लाज़्म सेल्स वो होती हैं जो कि जर्म सेल्स होती हैं, मतलब जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। आपको आपको पता है कि आपकी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो जर्म सेल्स होती है, एक तो सोमैटिक सेल्स होती है। तो सोमैटिक सेल्स का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये आपके यहीं पे रह जाती हैं। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आपके जर्म प्लाज्म वाले सेल्स में जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएँगे, उनका क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशंस क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, एक्युमुलेशंस होगा। यही चीज़ बताया था, जो जिस चीज़ को ये नहीं बता पाए थे। लैमार्क इस चीज़ को क्लेरिफ़ाई नहीं किए कि हाँ, कोई कैरेक्टर जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा। उन्होंने सिर्फ़ ये बता दिया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर सूटेबल होते हैं इंडिविजुअल्स की लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए या उनको अडॉप्ट करने के लिए, वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके बताया न्यू लामार्किज़म में कि सिर्फ़ ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर जो कि जर्म प्लाज़्म में इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है जनरेशन टू जनरेशंस। ये चीज़ को बताया था न्यू लामार्क ने। नेक्स्ट आपका आता है डार्विन की थ्योरी, जिसको आप नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनएस आपको याद रहेगा अच्छी तरीके से। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो कि पानी चढ़ता है, गर्मी का दिन भी चल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों को ड्रिप लग जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डीएनएस आप याद रखिएगा, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन। तो ये मैचिंग कराने के लिए देता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे कोड बना दिए हैं आपको, और इसको आप याद रखिएगा। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को दिया था, या डार्विन के थ्योरी को या डार्विनिज्म को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी आप बोलते हैं। क्या कहता है ये, या फिर बताता है यहाँ पे पॉइंट कि जितने भी ऑर्गेनियम्स होते हैं, ओवर प्रोडक्शंस और इनॉर्मस पावर ऑफ रिप्रोडक्शंस, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है अपने पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए, अपने पॉपुलेशंस के को इंक्रीज़ करने के लिए, मीन्स रिप्रोडक्शंस करने के लिए। और लिमिटेड फूड एंड स्पेस होते हैं, और एक टाइप के जो ऑर्गेनियम्स होते हैं जिनकी ये ज़रूरतें सेम होती हैं, मतलब उनके लिए जो फूड है वो सेम होता है, स्पेस जो है सेम होता है। वो आपका जो पार्ट है दैट इज़ बहुत ही लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड स्पेस और फूड के लिए या मेट के लिए, साथी के लिए हमेशा क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मीन्स स्ट्रगल होता है। इन्होंने बताया था कि मतलब इंडिविजुअल्स में 3 चीज़ों के लिए फाइटिंग होती है, पहला खाने के लिए, दूसरा रहने के लिए, तीसरा साथी के लिए। और इन तीनों चीज़ों की ही क्या है, क्राइसिस है। तो जो कोई भी ऑर्गेनिज़्म अपने एक मतलब कि कम्युनिटी में, अपने एक पॉपुलेशंस में अपने आप को ज़्यादा बेटर साबित कर पाएगा, उसे साथी मिलेगा, मीन्स मेट मिलेगा, और उसे फूड मिलेगा, उसे स्पेस मिलेगा। सबको मिलने के लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड मेट, लिमिटेड आपके फूड हैं, और उस लिमिटेड चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए यू हैव टू बी वेरी पोटेंट एंड वेरी पावरफुल। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सीएसआईआर का, तो सबको सीएसआईआर नहीं मिलेगा। जिनके पास ये एबिलिटी होगी कि 50% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे या 50% प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दिस इज़ द सर्वाइवल, या दिस इज़ द कंपटीशन। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू हुआ कि ये जो फूड और स्पेस है वो बहुत ही कम है, मेट भी यहाँ पे कम है, लिमिटेड हैं। और इन तीनों के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होगा, किसमें, जो एक ही पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में। तो जो अपने आप को बेस्ट साबित कर पाएगा, जो अपने आप को बेटर कैंडिडेट बना पाएगा, वही इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, यूज़ कर पाएगा। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यही लाइन उन्होंने दिया था
कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। आप सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों को फेस कर पाते हैं, उन्हें कोप कर पाते हैं, फिर तो आप सर्वाइव करेंगे, मतलब कि ज़िंदा रहेंगे। अदरवाइज़ नेचर क्या करेगी, आपको एलिमिनेट आउट कर देगी, और इसी प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन बोला गया। दैट मीन्स नेचर के द्वारा इन्वायरमेंट में आए हुए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए जो कैंडिडेट सूटेबल फाइंड नहीं किया जाएगा, वो कैंडिडेट नेचर के द्वारा क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे सिलेक्शंस को आप नेचुरल सिलेक्शंस के नाम से जानते हैं, और डार्विन ने इसी को थ्योरी के नाम से दिया था, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, जो स्ट्रगल होगा वो कैसा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक होगा, मतलब एक ही इंडिविजुअल या एक ही पॉपुलेशंस के बीच के इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है। इंटर भी हो सकता है, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म या दो ऐसे पॉपुलेशन जिनकी ज़रूरतें सेम हो, तो उनके बीच में भी आपका हो सकता है। और इसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो सकता है, जो कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट की उनसे भी आप सफ़र कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका ड्रॉट पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों के स्ट्रगल को भी आपको फेस करना पड़ेगा। और आप इसमें अपने आप को अगर बेस्ट साबित कर पाते हैं तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज आप टाटा बाय हो जाएंगे। अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस, आपको कई सारे वेरिएशंस दिखाई देते हैं, और उन वेरिएशंस में से जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट्स को लाइफ में मतलब उस चीज़ में सर्वाइव करने के लिए क्या मिलता है, चांस मिलता है। राइट, तो सारे वेरिएशंस अच्छे नहीं होते हैं, कुछ वेरिएशन जो होते हैं जो कि अडेप्टेबिलिटी के लिए सूटेबल होते हैं, और जिनमें ये वेरिएशंस आ पाता है, वो अपने आप को बेटर कैंडिडेट बना पाते हैं, और वही नेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शंस आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइव करने के लिए फिट एंड फाइन जो कंडीशंस है जिसके पास होगी, वही क्या करेगा, नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अब पता लगा कि फॉर एग्जांपल कि अचानक से अगर आपके यहाँ मान लीजिए टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जिनके पास सुविधाएँ होंगी, जिनकी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, जिनके पास आपका फैसिलिटीज़ होगा, वो तो अपने आप को क्या करेंगे, मेंटेन कर पाएँगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास सही से शायद कपड़े ना हों, जो पहले से ही बीमार चल रहे हों, काफ़ी फिज़िकली वीक हो सकते हैं, स्थिति उनकी ठीक नहीं हो सकती है, तो शायद 4 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए उनके पास सुविधाएँ ना हों, उनकी स्थिति सही ना हो, तो वो उनकी डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कंडीशंस में नेचर के द्वारा जो कंडीशंस यहाँ पे दिया गया है, इस कंडीशन में खुद को सर्वाइव करने के लिए फिट प्रूफ नहीं कर पाए, वो उनका क्या हुआ, एलिमिनेशन हो गया। तो जो लोग फिट रह पाएंगे, जो लोग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फिट प्रूफ करते हैं, उनको नेचर क्या करती है, सेलेक्ट करती है, और उन्हें सर्वाइव करने का मौका देती है। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वेरिएशंस दिखाई आपको देते हैं, सारे वेरिएशंस अच्छे नहीं होते, सिर्फ कुछ वेरिएशन जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो कि अच्छे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या उनको नेचर में आए हुए जो चेंजेज होते हैं उनको अडाप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वो वाले वेरिएशंस क्या होंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे, इनहेरिटेंस होगा, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन में उनका ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो ऐसे यूज़फुल नहीं होंगे, उनका ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होने से बेसिकली नए स्पीसीज़ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या आप स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। जब ऐसा करते-करते मतलब कि जो वेरिएशंस है उनमें से सबसे फिट एंड फाइन वाला कैंडिडेट क्या करेगा, आपका आगे सर्वाइव करेगा, तो वो बाकी पॉपुलेशन से क्या होता है, अलग हो जाता है। और ऐसा कंटिन्यूअसली अगर चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एक नई ही एडवांस टाइप की और बहुत ही फिट और फाइन काइंड काइंड का क्या होगा, स्पीसीज़ बन जाएगा, जिसको क्या आप स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन थ्योरी, जिसको कि आप ह्यूगो डिब्रीज थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो लैमार्किस, नियो लैमार्किस एंड डार्विनिस के पढ़ने के बाद ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशंस की थ्योरी दिया, जिनका पूरा का पूरा फोकस म्यूटेशन पे था, कि किस तरीके से म्यूटेशंस जो है वो इवोल्यूशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, वेरिएशंस को कॉज करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे मीन्स प्लांट पे इन्होंने स्टडी किया था, और बताने की कोशिश की थी कि म्यूटेशंस अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अमंग अस द इंडिविजुअल्स ऑफ नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशंस। जिन ऐसे पॉपुलेशन ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें कि आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उनमें टाइम टू टाइम पे क्या होता है, म्यूटेशन जो है वो बनते रहते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं। और म्यूटेशंस आर द लार्ज एंड सडन, और ये म्यूटेशन जो होते हैं वो अचानक से होने वाली चीज़ होती है, ऐसा कोई रिदमिक प्रोसेस में कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे वाली प्रोसेस नहीं होती है। जो इफेक्ट आपको अगर म्यूटेशन हुआ, तो उसका इफेक्ट आपको उसी के खुद के जनरेशन में दिख सकता है, या अगले जनरेशन में आपको देखने को मिल सकता है। जबकि आपने एवोल्यूशन में पढ़ा था कि एवोल्यूशन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक की प्रोसेस होती है, वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए कई सारे जनरेशन का गैप हो जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है।
म्यूटेशंस अकर इन एनी डायरेक्शंस मीन्स ये बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। मतलब कि जो नॉर्मल है वो आपकी म्यूटेंट बन करके दूसरा चीज़ बना भी सकती है, दूसरी वाली जो चीज़ है वो नॉर्मल भी बन सकती है, तो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है। ऐसा नहीं, इवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा आपका सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड गोइंग। मतलब हमेशा खराब से बेटर बनेगा, बेटर से खराब मतलब बनने वाला पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे म्यूटेशन जो होगा वो दोनों डायरेक्शंस में होगा। म्यूटेशंस अनहेरिटेबल, और ये जनरेशन टू जनरेशंस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, दैट इज़ वाई इनका नेम हेरिटेबल दिया गया। म्यूटेशंस आर द प्राइमरी फोर्स ऑफ स्पेसिएशंस, नई स्पीसीज़ को बनने के लिए म्यूटेशंस ही प्राइमरी आपका क्या है, फैक्टर है या फोर्स है। म्यूटेशंस होने से ही आपका क्या होता है, वेरिएशंस होगा, और उसी वेरिएशन से नई स्पीसीज़ का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे ह्यूगो डिब्रीज के, और इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था। मॉडर्न जो थ्योरी है एवोल्यूशंस की, वो क्या बताती है, वो स्पेसिएशंस को बताने की कोशिश करती है कि हाँ कैसे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने बताया कि स्पेसिएशंस रिफर टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू बायोलॉजिकल स्पीसीज आर अराइजेस। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि धीरे धीरे इवोल्यूशंस हो करके, मतलब कि वेरिएशंस का एकोमोलेशंस होता रहे, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, ऐसे लॉन्ग जनरेशंस के बाद एक नई बायोलॉजिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को बताता है मॉडर्न थ्योरी, और उसको नाम दिया दैट इज द स्पेसिएशन। और स्पेसिएशंस के पैटर्न के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे दो पैटर्न होते हैं, दैट इज द एनाजेनेसिस एंड जिसको क्या फाइलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो एनाजेनेसिस या फाइलेटिक एवोल्यूशंस क्या है, कोई स्पीसीज होगी उसमें आपका वेरिएशंस होगा, और उस वेरिएशंस क्या होंगे, एकोमुलेट होंगे, मीन्स एकोमुलेशन ऑफ चेंजेस। जो वेरिएशंस होंगे वो बहुत सारे धीरे धीरे आपका क्या होंगे, एकोमुलेशन होगा, और एकोमुलेशन होते होते बेसिकली क्या होगी, आपकी न्यू स्पीसीज क्या होगी, आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे काइंड ऑफ इवोल्यूशंस को आप एनाजेनेसिस या फाइलेटिक इवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका क्लैडोजेनेसिस या ब्रांचिंग, जहाँ पे जीन पूल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, कई सारे आपके जीन पूल बन जाते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो जीन पूल होंगे वो मिल करके आपका क्या करते हैं, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे टाइप के इवोल्यूशन को आप क्लैडोजेनेसिस या ब्रांचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पैटर्न, दैट इज द स्पेसिएशन का। स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, था ये आपको बता दिया गया। अगला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज द मॉडल ऑफ द स्पेसिएशन, की आपके स्पेसिएशन के लिए क्या क्या मॉडल हैं। आप लोग हैं कि चले गए? अच्छा, ओके। ओके, ओके। सो स्पेसिएशन के लिए आपको यहाँ पे 4 मॉडल पढ़ा जाता है, दैट इज़ द एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका ये एक पूरा पॉपुलेशन है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि आपस में रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी जियोग्राफिकल या नेचुरल की वजह से इनका जो डिवीज़न हुआ, वो कुछ इस हिसाब से कि एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल्स अब 2 अलग-अलग स्पीशीज़ या 2 अलग-अलग वैरायटी बन गई। तो ऐसे काइंड के पैटर्न को आप एलोपैट्रिक नाम से जानते हैं। पेरीपैट्री का मतलब होता है कि सेम इंडिविजुअल से, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से स्प्लिटिंग होकर के दो आपकी पॉपुलेशंस बनेगी, जिसमें कि एक पॉपुलेशंस क्या होगी, आपकी स्मॉल होगी, दूसरी वाली पॉपुलेशंस क्या होगी, आपकी लार्ज होगी। और ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब कि इनकी स्पीसीज जो होगी वो अलग होगी। तो ऐसे पैटर्न को आप बोलते हैं पेरीपैट्री। पैरापेट्री का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एरिया जहाँ पर दो डिफरेंट काइंड के वैराइटीज़ या दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है वो पाए जाते हों, लेकिन उन दोनों में क्या हो, ओवरलैपिंग हो, मतलब वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड ना हो, कॉमन पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे। तो ऐसे टाइप के पैटर्न को आप पैरापेट्रिक पैटर्न ऑफ स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। ये जो आपको ऑरेंज वाला पार्ट सर्कल दिखाई दे रहा है वो आपका दिखाता है दैट इज जियोग्राफिकल एरिया। तो एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले दो स्पीसीज मीन्स ए और बी स्पीसीज जो कि अलग अलग है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, लेकिन इनका कुछ रीजन या कुछ पार्ट आपस में क्या करता है, कॉमन शेयर करता है, मीन्स ओवरलैप करते हैं, जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं होते हैं। तो उसको आप पैरापेट्रिक के नाम से जानते हैं। सिम्पैट्रिक का मतलब होता है कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले दो स्पीसीज या दो वैरायटी या दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि अलग अलग हैं, और उनमें जियोग्राफिकल सेपरेशन भी है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द सिम्पैट्रिक। So these are the four model of speciation, that is allopatric, peripatric, parapatric and sympatric. So इस फिगर के हेल्प से पैरापेट्रिक का मतलब होता है कि एक जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या दो स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि अलग अलग हैं, लेकिन वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं है, वो दोनों आपस में क्या है, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, उनको आप बोलते हैं पैरापेट्रिक।
इनमें और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जियोग्राफिकल सेपरेशन होता है, यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे दोनों की पॉपुलेशन की जो साइज़ होगी वो क्या होगी, बराबर-बराबर होती है। इनमें क्या होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है। ठीक है? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अगर अभी आप लोग पढ़ने के कंडीशन में है तो फिर तो मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ इसको मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये आज खत्म, है ना? जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपका जो टॉपिक है वो धीरे से खत्म हो जाएगा, इसमें आपको कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कुछ बचने वाला चीज़ें बचा नहीं। ठीक है? ओके। जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसको पहले आप समझिए कि वो क्या चीज़ कहता है और किस चीज़ के बारे में आपको बताता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा-सा ध्यान पे रखिए। यहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट आपको मैंने लिख रखे हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इस रिलेशनशिप को बताता है कि जो इंडिविजुअल्स आज हैं, उनका पास्ट का क्या रिलेशन रहा है और कैसे उनकी ओरिजिन हुई है, किस तरीके से वो बने हैं और उनका बनने का जो टाइम स्केल था वो क्या-क्या रहा है, उन्हीं के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड किया जाता है, एक मेजर डिवीजन में, दूसरा डिवीजन में। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे दो मेजर डिवीजन होते हैं और सिक्स क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। मेजर जो डिवीजन्स होता है उनको आप इॉन्स बोलते हैं, ईओएनएस, और इस इॉन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है दैट इज आपका क्रिप्टोजोइक इॉन्स या क्रिप्टोजोइक, और दूसरा आपका होता है दैट इज द फेनोजोइक्स। क्रिप्टोजोइक्स होते हैं मीन्स दिस वन। क्रिप्टो जो जोइक्स होते हैं वो बहुत ही पहले, मतलब पहले के टाइम पे पाए जाने वाले वो होते हैं, जिनका ईयर आपको दिया गया लगभग 4600 से लेकर के 600 मिलियन ईयर्स एगो। राइट, आज के डेट में इनका पाया जाना पॉसिबल नहीं है। फेनोजोइक जो होते हैं वो आपके ऐसे हैं जो कि 559 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक के कंडीशंस को बताने का या कंडीशंस को डील करने वाले जो टर्म है दैट इज द फेनोजोइक, मतलब हम लोग अभी इस कंडीशंस में आते हैं। तो दो आपके ये आपके जियोलॉजिकल स्केल को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर पहला आपका दैट इज़ द मेजर डिवीजन, जिसको कि आप इॉन्स बोलते हैं, और यहाँ पे दो मेजर डिवीजन्स हैं, और इसके बाद आपका सिक्स क्या है, डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स को आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इराज बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे टाइम स्केल किया गया कि इॉन्स जो होते हैं वो क्रिप्टोजोइक हो सकते हैं, जिनका कि टाइम स्केल ये है, बहुत पहले वाले हैं। और फेनोजोइक है जो कि जिनका टाइम स्केल आपका ये होता है। इरा जो होते हैं उनको दिया गया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तीन एरा जो हैं वो आते हैं आपके कहाँ से, दैट इज़ द क्रिप्टोजोइक से, मतलब इस वाले से बिलॉन्ग करते हैं। और तीन एरा जो होते हैं आपके फेनोजोइक से बिलॉन्ग करते हैं। एरा को बेसिकली फर्दर सब डिवाइड किया गया किसमें, दैट इज़ द पीरियड्स में। और पीरियड्स को डिवाइड किया गया किसमें, दैट इज़ द एपॉच में। तो ये आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको कि लेकर के आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी था। तो ये एक तरीके का इनका कॉन्सेप्ट मैप है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली ही समझ में आ जाए। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पहले डिवाइड किया गया डिवीजन में, और इसके बाद आपका मेजर डिवीजन में। मेजर डिवीजन को ही आप इॉन्स बोलते हैं। इॉन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज द क्रिप्टो में, फिर इसके बाद फेनरो में। इसका मतलब आपको ये दिखाया गया, इसका मतलब आपको ये दिखाया गया। डिवीजन को फिर क्या बोला गया, दैट इज एरा बोला गया, और एरा आपके फिर दो पार्ट में डिवाइड किए गए, दैट इज द क्रिप्टोजोइक बेस्ड और फेनोजोइक बेस्ड। क्रिप्टोजोइक्स में आपको यहाँ पे तीन, और उसके बाद भी तीन, फिर उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड किया गया पीरियड्स में, फिर इसके बाद आपको इपोच में, राइट। यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स लिखे गए हैं। अजोई का मतलब होता है कि ऐसा एरा जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, इसका टाइम स्केल आपको यहाँ पे दिया गया मिलियन ईयर से वो। आर्कियोजोइक जिसको क्या बताते हैं, इनविजिबल फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स एज ऑफ इनविजिबल फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स मोनरा उस टाइम पे क्या हुआ था, इवॉल्व हुआ था। मोनरा बेसिकली बैक्टीरिया के ग्रुप को डिवाइड, बैक्टीरिया ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो मतलब इस एरा में बैक्टीरिया का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। प्रोटेरोजोइक जिसको कि आप एज ऑफ अर्ली और एंशियंट लाइफ बोलते हैं, उस टाइम पे यूकेरियोटिक सेल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद है आपका पैलियोजोइक जिसको आप एज ऑफ एंशियंट लाइफ बोलते हैं। इसके बाद है मीजोजोइक जिसको आप एज ऑफ मेडिवल लाइफ बोलते हैं। और सीनोजोइक जिसको आप एज ऑफ मॉडर्न लाइफ के नाम से जानते हैं। तो इस सीनोजोइक में आपका क्या क्या आता है, इस बार इसको आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे इसमें आपका आता है क्वार्टरनरी एंड टर्नरी, तो जिसमें कि सीनोजोइक में क्या क्या आ जाएगा, मॉडर्न लाइफ में क्या क्या आएगा, एज ऑफ मैंस एंड हर्ब्स आता है, राइट। ये आपके आते हैं किसमें,
सिनोज़ोइक। और इसके साथ साथ में एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म ये भी आता है। एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसके बाद आपका बर्ड्स और इसके बाद आपका मैमल्स। तो इनमें से कोई भी अगर आपको आपको ऑप्शन अगर देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज नोन एज द एज ऑफ हर्ब्स एंजियोस्पर्म बर्ड्स और मैमल्स और मैन, तो आपको आंसर कहाँ पे लगाना है? सिनोजोइक पे लगा देना है, सिंपल सी बात है। और अगर मिजोजोइक की बात करें तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द एज ऑफ डायनासोर। ठीक है। किसमें? हाँ हाँ, हाँ हाँ, जुरासिक जो आता है वो इसी में आता है, एज ऑफ। मिजोजोइक वाले में ही आता है जिसमें कि आप एज ऑफ डायनासोर के नाम से जानते हैं। सॉरी, एज ऑफ डायनासोर उसी को आप बोलते हैं जुरासिक। एक इसमें और भी आता है, जुरासिक के साथ साथ में क्रस्टेशियंस भी आते हैं। इनसे भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या? दैट इज़ द पैलियोजोइक, जिसको आप इंसिडेंट ऑफ या वो बोलते हैं। और इसमें मेजर जो इवेंट हुए थे क्या क्या हुए थे, मतलब कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो लोअर टाइप के वो थे, जैसे लाइक एज इंसेक्ट वगैरह थे, उन सब का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। या रेप्टाइल्स का बोल सकते हैं, एज ऑफ इंसिडेंट में रेप्टाइल्स का। या एज ऑफ इंसिडेंट मीन्स पैलियोजोइक वाले में इंसेक्ट का या रेप्टाइल्स का, इस तरीके के इन चीज़ों का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। नॉट एग्जैक्टली रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते थे वो। और मतलब ये सबसे क्या है, सिलोजोइक सबसे आपका मॉडर्न है, और ये सबसे क्या है? ओल्डेस्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके। पैलियोजोइक में ही एक आपका आता है डेवोनियन, जिससे कि सवाल आपका बनता है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें एक आपका आता है। हाँ, वेरी गुड। इसको आप बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। ये CSIR दिसंबर के 2020 में पूछा गया सवाल, 2016 में पूछा गया है। ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर यही कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आपको याद रखना रहेगा। और आज के तो PDF में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख भी दी हुई थी, जिससे कि आपको थोड़ा-सा। हाँ जी। एनिमल नहीं, 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 एनिमल बिहेवियर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इथियोलॉजी इसे बोलते हैं। एनिमल बिहेवियर को इथियोलॉजी बोलते हैं, उसमें आपको कुछ-कुछ चीज़ें पड़ती हैं, जैसे बैगन जो डांस होता है वो उसके लिए क्या होता है, उसको सवाल पूछा था, लेकिन उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका आता नहीं है, है ना? उतना। इसके बाद पढ़ाएँगे आपको इकोलॉजी कल। इकोलॉजी कराएँगे आपको, इकोलॉजी जैसे अभी ये पढ़ने में मज़ा आया है ना, मतलब मज़ा इन द सेंस पता नहीं है कैसा लगा आप लोगों को, बट स्टोरी तो अच्छी ही चली है 3 दिन की क्लास में। क्या सिद्धार्थ, आप कंटिन्यू पूरे क्लास में रहे थे, तो कैसा लगा आपको ये इवोल्यूशन पढ़ के? सिद्धार्थ भी थी, आकांक्षा भी थी, अवनीत भी। मतलब इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ ही गया होगा लगभग।
हाँ, तो अब कल कल से ऐसे ही फिर हम लोग अभी 2 तीन से 3 की क्लास दिन की क्लास में इकोलॉजी का जो पूरा पोर्शन है, देखिए इकोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ाएँगे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें से आपको 5 प्रिंसिपल हैं, उन पाँचों प्रिंसिपल से आपको सवाल पूछे जाते हैं, है ना? तो उन पाँचों प्रिंसिपल को देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे किसका रिलेशन क्या है, और जैसे इसमें एलन्स रूल पढ़ा है आप लोगों ने? एलन रूल। हाँ, वहाँ से सवाल आपका बनता है, 5 रूल्स हैं, उन पाँचों रूल्स को पहले पढ़ेंगे। देन इसके बाद आपको इकोलॉजिकल का जो प्रोडक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा किस वाले टाइप के आपके इकोसिस्टम में पाई जाती है, इनके बेसिस पे चीज़ें हैं वहाँ से आपका पूछा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी कौन से टाइप के इकोसिस्टम की होती है, ग्रासलैंड वाले की होती है या फिर आपका ट्रॉपिकल वाले का होता है, किसका होता है? तो कुछ-कुछ चीज़ें। हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूँगा प्रैक्टिस। देखें थोड़ा-सा बाकी लोग भी जो पढ़े हैं, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। हुँ, ठीक है, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं हार्डवेयर बग रूल? तो समझ में आ गया ना पक्के अच्छे से? बाकी चीज़ें का अगर डाउट अगर रहेंगी तो कल की क्लास में जब क्वेश्चन्स होगा ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सुबह मेरे ख्याल से सब लोग अवेलेबल नहीं हैं, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप लोग बताइए। चलिए फिलहाल अभी चलने देते हैं शाम के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सबकी अवेलेबिलिटी बन जाएगी मॉर्निंग पे तो देखा जाएगा, बट इसके पहले वाले लेक्चर में पीडीएफ पूछिए सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, बताओ भाई। एक्चुअली इससे पहले जो 2 क्लास लिया ना उसमें सब कुछ ऐसे पेन से लिखा था, उसमें कुछ भी पीडीएफ था ही नहीं, सिर्फ हेडिंग हेडिंग था, और उन सारी चीज़ों को मैक्सिमम सारी चीज़ें आपको लिख करके मैंने पढ़ाया, और जिसका कि अगर आप। हाँ, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बाकी ये वाले जो पीडीएफ है वो पीडीएफ पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल आप लोगों को इवोल्यूशन में भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, और अब जो चीज़ें हैं उसको थोड़ी-सी क्लियर हो जाएँगी। बाकी कल थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, मतलब नोट्स बने हुए हैं पहले से ही? फिर तो ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड नाइट।